देखिए, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि अगर आप नई जुबान को बोलना नहीं जानते हैं तो आप अपने आप को पिछड़ा समझिए। नई जुबान के साथ आपको चलना होगा अगर आपको आगे बढ़ना हो। तो नई जुबान सोशल मीडिया है। समाज को कि मैंने समाज में बदलाव किया, मेरे लाखों फॉलोवर हैं, तो फॉलोवर मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉलोवर्स फोन वेबसाइट के भी होते हैं। तो एक आंकड़ा जो भी आया कि 80% भारत का यंगस्टर जो युवा है वो फोन वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है। शोएब भाई जी, लोग सवाल करते हैं आपने क्या कमाया? अभी भी बेहतर समझो के पास जो पैसा कमाने के जो रास्ते आ रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप आ रही है। स्पॉन्सरशिप, जुए वाले एप्लीकेशन और अश्लीलता फैलाने वाले एप्लीकेशन। तो इन चीज़ों का हम प्रचार नहीं करते। और ये मान के चलिए कि एक यूट्यूबर का मेन इनकम जो होता है वो स्पॉन्सरशिप होता है। और हर महीने हम लोग 2 से करीब 4 लाख का अपना नुकसान कर रहे हैं जुआ वाले कंपनियों का प्रचार ना करके। सुरेश कुमार एक वीडियो आई थी जी और वायरल हुआ था, जिसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी मीम बनाई गई, हमारी औरत कहीं खो गई है। हाँ, उस सुरेश कुमार का फायदा उठा करके कई लोग स्टार बन गए, कई लोग लाखों रुपए कमाए, अभी भी लोग कमा रहे हैं। सुरेश कुमार जब आपको मिलते हैं सिद्धार्थ नगर में, तो आप उस सुरेश कुमार को लेकर के जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, ऐसा क्यों भाई? उसका 9 साल का बच्चा है। आप फील करिए कि अगर हमारे परिवार से हमारे भाई की बीवी या हमारे बहन या हस्बैंड या उसके हस्बैंड कोई भी अगर ऐसा कांड करता है तो क्या इस समाज के वो क्रिएटर उन तक जाएंगे? अकेले सुरेश कुमार की बीवी नहीं भागी है, बीवी तो बहुत सारे लोगों की भागी है। अगर दम हो उनके अंदर तो उसके पास भी जाए और वो रील बनाए कि इसकी बीवी भाग गई। शादी का डीपली पूरा जो शादी का एक सिस्टम जो चल रहा है ना आजकल हमारे यहाँ, जो इस्लाम धर्म की बात करें मुसलमानों के यहाँ, उसमें शायद निकाह को छोड़कर बाकी कोई सुन्नत नहीं बची है। हल्दी सुन्नत नहीं है, बारात सुन्नत नहीं है, दहेज सुन्नत नहीं है, मंगनी सुन्नत नहीं है। लड़की को सिर्फ लड़का देख सकता है, पूरा खानदान नहीं। जिस मजहब में पर्दा का हुक्म है, जिस मजहब में औरतों को सम्मान की बात की गई है, वहाँ लोग इस तरीके से औरत को बैठा कर बन सवर कर खड़ा करके, माफ़ कीजिएगा बहुत कड़वा लफ्ज बोलने जा रहा हूँ, जब आप किसी कोठे पे जाएंगे और जब वहाँ बैठेंगे कहेंगे लड़कियाँ लाओ, तो 10-20 लड़कियाँ तैयार करके लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ ये वाली हमको चाहिए। तो शायद शादी का आजकल यही निज़ाम बन चुका है। ये ऐसा जो आज बेटियों के साथ हो रहा है, इतना बदतर वो लोग कोठे की उन तवाइफों के साथ भी नहीं कर रहे हैं जो कोठे पे जाने के शौकीन है। सोशल मीडिया क्या होती है ये पूर्वांचल में अगर किसी ने बताया, और सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये बेहतर समझो की टीम ने लोगों को बताया। सोशल मीडिया में इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, खड़ी भाषा में इन्होंने वीडियो बनाया और प्रचार प्रसार किया, बड़े मुद्दों को लोगों के सामने लाए। और इनमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो थे शोएब कमर खान। मैं नहीं कह रहा हूँ अकेले शोएब कमर खान थे, इनकी पूरी टीम थी। आज हमारे साथ शोएब कमर खान हैं, इनसे बात करेंगे। ये अच्छे जर्नलिस्ट थे, समाज सेवी थे। सोशल मीडिया पर ये कैसे आए, क्यों कॉमेडी वीडियो इनको बनाना पड़ा? शोएब भाई, आप अच्छे जर्नलिस्ट थे जी, अच्छा खासा पैसा हो रहा था, अच्छी फैमिली से हैं जी, फिर सोशल मीडिया पे कॉमेडी वीडियो क्यों? देखिए, एक कहते हैं जर्नलिस्ट थे तो जर्नलिस्ट का मामला था तो कैमरा को फेस शुरू से किया था। लेकिन आप जर्नलिज्म जानते हैं कि कितना मुश्किल है, क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उसकी नीतियों के हिसाब से काम करना है, उसके विचार के हिसाब से काम करना है। आप अपना विचार नहीं रख सकते उस प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों को चाहिए था कि अपना अलग प्लेटफॉर्म जिस पर हम अपना विचार रख सकें और इस समाज को बता सकें कि वो कैसे जागरूक हो सकते हैं। और यहाँ के लोगों की जो एक भाषा थी हम लोगों की, जिसे अवधी जुबान कहते हैं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी। हालांकि इसी इलाके में पैदा होने वाले लोग उस जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों ने एक क्रिएट किया चैनल और उसी के माध्यम से उसका नाम रखा बेहतर समझो, और उसी जुबान में रखा कि ताकि हमारा जुबान विलुप्त ना हो। बहुत सारी जुबानें ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई पुराने दौर की। तो अगर हम अपनी आइडेंटिटी गंवा देंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को क्या हम विरासत में देंगे? क्योंकि हमें विरासत में तालाब मिले थे, कुएँ मिले थे, लेकिन शायद आज हमारे पास वो नहीं है। तो आने वाले बच्चे हमारे ये कहेंगे कि पहले तालाब हुआ करते थे, जैसे हम कहते थे कि ना पहले ये चीज़ हुआ करती थी। तो वो चीज़ें उनको ना कहनी पड़े, उन्हें लगे कि हमारे पास एक जुबान है जो अभी भी जिंदा है और चल रही है। सोशल मीडिया तब प्रचलन में आया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उससे कुछ ही महीनों पहले आई। और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, दोबारा जाने का नाम नहीं लिया उसने। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा रही है। देखिए, जैसे अगर आप अध्ययन करेंगे
जब आज़ादी का दौर चल रहा था तो उसमें जो छोटे छोटे अखबार थे इलाके के, उन्होंने एक क्रांति पैदा की थी। और इसी तरीके से भाजपा ने अपना सोशल मीडिया कैंपेनिंग के ज़रिए वो तरीका अपनाया जो तरीका लोग नहीं अपना पाए। बाकी पार्टियां जो लंबे समय तक सत्ता में थी उन्होंने नहीं अपना पाए। तो नई चीज़ देखिए, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि अगर आप नई ज़ुबान को बोलना नहीं जानते हैं तो आप अपने आप को पिछड़ा समझिए। नई ज़ुबान के साथ आपको चलना होगा। अगर आपको आगे बढ़ना हो तो नई ज़ुबान सोशल मीडिया है और उससे चलना चाहिए। लेकिन हमारा ये अलग ओपिनियन है, विचार है कि सोशल मीडिया पर दो चीज़ों से आप बच के रहिए कि आप जो कंटेंट समाज को दे रहे हैं उससे समाज को बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि समाज को अगर आप गंदा करेंगे तो कल को आपका परिवार भी उसी समाज का हिस्सा है तो वो भी गंदा होगा। बस फर्क इतना है कि वो गंदगी आपके घर तक आते आते थोड़ा समय लगेगा, 2 4 5 साल लगेगा, लेकिन वो पहुंचेगा आपके घर तक। और कोई कंटेंट आप ऐसा जब बनाएं और पब्लिश कर दे, जब वापस घर जाएं तो आपकी बहन गर्व से आपकी आंखों में आंखें डाल के आप अपने बहन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। नहीं तो गाली गलौज वाला कंटेंट बनाकर आप ऐसे सर झुका कर घर में जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर सर झुका कर निकल आएंगे, फिर बाहर आएंगे तो आप बहुत बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर बनेंगे और आपको बताएंगे समाज को कि मैंने समाज में बदलाव किया, मेरे लाखों फॉलोवर हैं। तो फॉलोवर मैटर नहीं करता, क्योंकि फॉलोवर्स कौन वेबसाइट के भी होते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आप फॉलोवर के बेस पे काम कर रहे हैं तो एक आंकड़ा जो भी आया कि 80% भारत का यंगस्टर जो युवा है वो पोर्न वेबसाइट को विजिट करता है, देखता है। ये रिपोर्ट्स हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर व्यूवर्स अगर आपको ऐसे गंदे मिल रहे हैं तो भाई आप पोर्न भी बनाइए, उसके भी व्यूवर्स हैं 80% इस देश में। तो ये मतलब नहीं हमें अपने फैक्ट अपने विचार के साथ चलना, हमें समाज को मजबूती से पकड़ कर चलना है। नहीं, आप पोर्न की बात किए, काम तो काम होता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। देखिए, काम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप पोर्न जैसे बेहतर समझो एक चैनल है, आप उसे अपने फैमिली के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, बीबी के साथ बैठ के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? आप बताइए। देख सकते हैं। पोर्न आप देख सकते हैं? नहीं। भोजपुरी गाना आप देख सकते हैं? नहीं। आप गाली वाली और डबल मीनिंग वाली रील अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? कहना क्या चाहते हैं शोक कमर खान? कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमें वो कंटेंट देना है जो हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख। मैं क्रिएटर हूँ, पहले हम क्रिएटर हैं, हम हैं, इमरान है, सारे साथी हमारे बेहतर समझो कि कोई भी वीडियो होती सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर ही प्ले करते हैं। उनको पता है कि टाइमिंग कितने बजे आएगी। तो अब जाहिर सी बात है जब हमारी फैमिली मेंबर देखेंगे तो भाई जाहिर सी बात है हमें बचा के रखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें जिसे हम गंदगी समझते हैं। और क्रिएटर को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अच्छी कंटेंट दीजिए, अपने परिवार में भी गर्व के साथ रहिए, ताकि आपकी बहन, आपकी माँ ये बता सके कि मेरा बेटा क्रिएटर है, वो वीडियो बनाता है, अच्छी वीडियो बनाता है। वो ये ना कहे कि हमारा बेटा, उसे आपका काम छिपाना पड़े। जैसे बहुत से आपने देखा होगा समाज में कुछ लड़के होते चोरी करते हैं, हत्याएं करते हैं, तो माँ बाप उसे कबूल नहीं करते, उससे ये नहीं कहते कि गर्व की बात है। लेकिन अध्यापक कहते हैं मेरा बेटा अध्यापक है, मेरा बेटा पत्रकार है, मेरा बेटा डॉक्टर है, वो गर्व से बोलते हैं और छाती ठोक के बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी काम करिए उससे आपके माँ बाप को आपकी आइडेंटिटी छिपानी ना पड़े। कैसे शुरुआत हुई बेहतर समझो की, जो पहले ही सवाल करना चाहिए अब कर रहा हूँ। बेहतर समझो की शुरुआत कैसे हुई? आपके टीम में कितने हैं? देखिए, हमारी टीम में टोटल 4 हम लोग पार्टनर हैं, इमरान, शब्बू, वहीद और क्या नाम है, मैं खुद हूँ। तो 4 लोगों का सभी का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई एडिटिंग और सारी चीज़ें एक्टिंग करता है, कोई बढ़िया एक्टिंग करता है, किसी का राइटिंग का काम है और किसी का काम बाप का रोल है, अदाकारी है, किसी का सामाजिक रोल है। तो अलग अलग रोल के हिसाब से हम लोग अपना कैरेक्टर सेट करते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम लोग आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे थे, ब्लॉग चैनल के लिए काम कर रहे थे, अपने दंगल चैनल के लिए काम कर रहे थे। मैं जर्नलिज्म कर रहा था, बिजनेस कर रहा था। तो सारे लोग फिर धीरे धीरे हमने जब मुलाकात हुई, आपस में हम लोगों की बात हुई कि भाई एक काम करते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाते हैं और ताकि उससे हम कुछ पैसा भी गेन कर सकें और समाज को कुछ दे भी सकें। तो वो धीरे धीरे हम लोगों का काम चला। एक लंबे समय के बाद चैनल मोनेटाइज हो गया और हम लोग अपना एक अलग नाम धीरे धीरे, अल्लाह का शुक्र है, बनता चला गया, लोगों का प्यार मिलता चला गया। आज हम लोगों के नया चैनल भी लॉन्च हुआ 26 जनवरी के दिन और उस चैनल का नाम है समझो सीरीज़। उस पर हम सीरीज़ जैसी वीडियोज़ लाएंगे, उसमें हिंदी, अवधी, उर्दू तीनों भाषाओं का मिक्स होगा। और हम चाहते कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर रोशनी डाली जाए। अच्छा, अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि बेहतर समझो इतना अच्छा काम कर रही है, हर जगह बेहतर समझो, बेहतर समझो। सब्बू दादा, आपकी टीम में अगर सबसे ज्यादा कोई वायरल है तो वो सब्बू दादा। देखिए, मसला ये होता है, मेन कैरेक्टर में जो होता है लोग उसे जानते हैं। जैसे आप कोई मूवीज ले लीजिए, उसमें मेन कैरेक्टर में जो हीरो है,
जो स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा दिखता है, लोगों को उनका नाम याद रहता है। तो हमारे एक टीम का बहुत बढ़िया अच्छा कलाकार है कॉमेडी बेस का, और कॉमेडी कंटेंट का बहुत तगड़ा कलाकार है। तो इसलिए लोगों के जहन में वो ज़्यादा उतर चुका है। और सभी के अपने अलग अलग काम है। जैसे हमारे यहाँ कैमरामैन वसीम है, वसीम का काम कैमरे के पीछे की कहानी है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है, पूरा टीम वर्क होता है। और आपने देखा भी होगा कि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि किसका काम कितना है, किसकी कौन कौन कैसा काम बेटर कर सकता है। हम लोगों की आगे जाने के, हमारा मामला कभी ये नहीं रहा है कि हमको स्क्रीन पर लंबे समय तक रहना है। हमारा मामला कि बाप का किरदार वहीद भाई बेस्ट निभा लेंगे, हम उनसे करवा लेते हैं। हमें ये पता है कि इमरान भाई चढ़ाने का, लगाने का, बजाने का, या जो बोलते हैं चमचागिरी का, वो काम उनसे बेस्ट हो जाएगा, वो करवा लिया जाता है। मुझसे पंचायत का या नेतागिरी का या पुलिस का रोल, या महेंद्र है पुलिस का, महेंद्र तो वापस आ गया, उसका रूल। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कि कौन किस रोल के लिए परफेक्ट है, कैसा कर सकता है, उससे उतना काम उसे मिलता है, वो उतने काम के लिए खुश भी रहता है। ये नहीं कि मुझे स्क्रीन पर बहुत लंबा टाइमिंग चाहिए कि हमें लंबा टाइम मिलेगा तो लोग हमको जानेंगे। जानते सभी को हैं, और इसी नाम से जानते हैं, बेहतर समझो के नाम से। सबकी आइडेंटिटी बेहतर समझो ही है। मतलब सब्बू का नाम होता है, आप लोग साथ में जाते हो। जी जी। हर कोई सब्बू के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, आप लोग पर्दे के पीछे ज्यादा रहते हो, जी। बुरा नहीं लगता? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं। देखिए, हम करें वीवर्स को किसके साथ क्या करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये तो मसला क्या है, हम अपना विचार किसी पे थोप नहीं सकते। आप मेरे पसंद आप हो सकते हैं, आपका पसंद मैं हो सकता हूँ, किसी का पसंद कोई और हो सकता है। तो अपने अपने हैं, सभी के अपने अपने पसंद है। जहाँ हम लोगों के हैं वो मिलते हैं, जहाँ टीम के मिलते हैं तो टीम को पूरा खड़ा करके फोटो खिंचाते। तो व्यूवर का अपना एक नज़रिया है, उस पर हम लोग कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अपना मोहब्बत है, प्यार है। जो भी कुछ है उन्हीं के मोहब्बत प्यार से हम लोग हैं। कितना कमाती है बेहतर समझो टीम यूट्यूब और फेसबुक से? देखिए, बेहतर समझो टीम पिछले 6-7 महीने से हम लोगों का अर्निंग जो है वो डाउन हुआ है। और आप एक क्रिएटर के तौर पे भी जानते होंगे कि वो जो अर्निंग है वो हम बता नहीं सकते। लेकिन बस इतना आप एग्जांपल में बता देते हैं कि हम लोग इतना कमा लेते हैं कि हर महीने कोई हैवी बाइक ले सकते हैं। 4-5 लाख? नहीं, वो बहुत चीज़ है। हैवी बाइक 4-5 लाख का नहीं आएगा। बाइक तो 20-22 लाख की भी आती है, और बाइक 2 के अंदर भी आती है, और बाइक 1.5 के अंदर भी आती है। बस ऐसे, बस ये है कि सैलरी वगैरह हम लोग जो देते हैं। और पार्टनर में ये चीज़ है कि हम प्राइवेट, अगर मैं जॉब करूँ, अभी जो पार्टनरशिप में हम लोगों का जो 4 पार्टनर का जो हिस्सा आ रहा है, अगर वो हम लोग जॉब करेंगे तो प्राइवेट वो हिस्सा आने में हमको तकरीबन 2 से 3 साल या 5 साल का सफर तय करना पड़ेगा। मतलब खुल के नहीं बताएंगे? नहीं, मसला खुल के ये नहीं है, मसला क्रिएटर का एक रूल होता है। और ख़ासकर जहां आप वीडियो डालेंगे उसका भी एक अपना रूल है, एल्गोरिदम है। आप अपनी अर्निंग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से लोग क्या होता है, चकाचौंध की दुनिया समझते हैं कि भाई इस पे जो जाता है बहुत पैसा खींच के लेके आता है, बहुत पैसा कमा लेता है। तो अगर वो चीज़ हम लोग खोलने लगेंगे तो सामने लोग कहेंगे यार इतना तो मैं इससे कमा ही लेता हूँ, तो ये काहे करूँ, मैं वही काम करता हूँ। तो उसके प्लेटफॉर्म पे भी लोग आना कम कर देंगे। तो उसने अपना एक रूल बना रखा है कि अगर आपको रहना हमारे यहाँ तो ये चीज़ प्राइवेसी रखनी है, नहीं तो हम आपके चैनल को क्षति पहुंचा सकते हैं। अच्छा, लोगों के मन में एक सवाल आता है कि बेहतर समझो में कई कैरेक्टर दिखते हैं। सुहेल है, शोएब है, वसीम है, वहीद है, सब्बू दादा है जी, और कुछ कैरेक्टर हैं जिनका नाम शायद मेरे जबान पे नहीं आ रहा। तो कितने कैरेक्टर हैं? कौन मेन है, कौन पर्दे के पीछे है, और कौन बाहर से है? देखिए, हमारे यहाँ 4 कैरेक्टर जो मेन हैं, सब्बू, वहीद, इमरान और हम, ये 4 पार्टनर हैं। इसमें से कोई कम नहीं हो सकता, ना ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में। और दूसरी बात होता है कि हर आदमी अपना वर्कर रखता है काम करने के लिए। तो हमारे पुराने साथी हैं, हम लोगों के साथ काम किए हैं, तो उसमें से महेंद्र हो गया। महेंद्र बीच में छोड़ के चला भी गया था, उसकी जॉब लग रही थी, तो जॉब उसको समझ में नहीं आया, वापस आया। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमारा पुराना साथी था और हम लोगों के साथ काम किया था, तो उस पर एक्सपीरियंस था, भरोसा भी था कि बंदा एक बेस्ट काम कर सकता है, पुलिस का किरदार निभा सकता है, और टीम के लिए बेटर आदमी है, ज़रा सा भी ठीक जैसा कि होता नहीं घमंडी मगरूरियत वाला नहीं। तो हमने उसे वापस लिया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ कैमरामैन के तौर पे काम कर रहे हैं वसीम, जो इमरान के कज़न हैं, और गुद्दुन भाई हैं जो हमारे पुराने साथियों में से, सबसे पुराने साथियों में से, और सुहेल आए हैं और इनका कुछ समय के लिए आए हैं। अच्छा, अक्सर होता है शोएब भाई जी, लोग सवाल करते हैं आपने क्या कमाया, तो आपने क्या कमाया? देखिए, मैंने अगर मेरा अपना व्यक्तिगत मैं ले लूँ तो पैसा कमाने के बहुत ऑप्शन मुझे मिले, बहुत रास्ते मिले।
अभी भी बेहतर समझो के पास जो पैसा कमाने के जो रास्ते आ रहे हैं वो स्पॉन्सरशिप आ रही है। स्पॉन्सरशिप, जुए वाले एप्लीकेशन और अश्लीलता फैलाने वाले एप्लीकेशन। तो इन चीज़ों का हम प्रचार नहीं करते। और ये मान के चलिए कि एक यूट्यूबर का मेन इनकम जो होता है वो स्पॉन्सरशिप होता है। और हर महीने हम लोग 2 से करीब 4 लाख का अपना नुकसान कर रहे हैं जुआ वाले कंपनियों का प्रचार ना करके। अगर वो करना शुरू कर दें तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे चंद दिनों में, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो हमारे परिवार है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और अगर किसी का बच्चा या किसी के घर का कोई सदस्य हमारी वजह से खराब होता है या जुआ के लत में पड़ता है या अश्लीलता वाले एप्लीकेशन पे जाके पैसा लगा के वीडियो कॉलिंग करता है, तो इसका मेन गुनहगार हम ही लोग होंगे। तो इसलिए हमारे लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। और पैसा कमाने की बात है तो ये चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा कि आपके इलाके में जब हम लोग जाते हैं तो लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता है। तो पैसा नहीं, बाकी मोहब्बत तो हम लोगों ने बहुत भरपूर कमाई है। और हम लोग पैसा बस उतना कमाना चाहते हैं कि हमारा घर परिवार चल जाए। बाकी हमारा कोई ना सपना है, ना तो फॉर्चुनर से चलना है, ना लंबी गाड़ियों से घूमना है। बस हम जो चीज़ देंगे समाज को बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भोजपुरी गाने में काम किया, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जो है सब्बू दादा, सोहेल का गाना आया जी, तो कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल देखना पड़ा, आपकी टीम को देखना पड़ा, आपके चैनल को देखना पड़ा। हाँ, वो मानते हैं कि नहीं? वो मैं मानता हूँ। बाकी मेरे टीम के जो सदस्य हैं उनका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है। और डाउनफॉल, अगर आप एक जर्नलिस्ट है तो आपने भी अपने इलाके में वो डाउनफॉल देखा होगा, तो अभी आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। डाउनफॉल होने की वजह ये थी कि मान लीजिए अगर मैं कहीं खड़ा होकर लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाऊँ और फिर मैं चोरी करने चला जाऊँ, तो ये इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। एक चोर अगर ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा तो लोग कहेंगे वाह ये चोर है यार, ये ऐसा ही बता रहा है। लेकिन जब एक ईमानदार पाठ पढ़ाने के बाद चोरी करेगा तो उसका इफेक्ट समाज पे ज़्यादा पड़ता है। तो लोग कई लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि आप अपने चैनल पे पारिवारिक चीज़ें रखते हैं लेकिन भोजपुरी में आप जाके अश्लीलता फैलाते हैं। तो हमने कहा भाई ये हमारी वैचारिक लड़ाई है और मैंने इसका सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुरजोर विरोध किया है और आगे भी विरोध होता रहेगा। क्योंकि देखिए हम टीम है ये अलग है, लेकिन विचार हमारे अलग हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं। उनका विचार भोजपुरी गाना शूट करना, हमारा विचार है उसका विरोध करना। और मैं बचपन से करता चला हूँ भोजपुरी गानों का और आगे भी करता रहूँगा। पंचायत कैफे के लिए क्या कहेंगे? जब से आप बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, तब से कई बार नाश्ता वगैरह करवा चुका है। देखिए पंचायत कैफे के हमारे जो पार्टनर हैं काफ़ी माशाल्लाह शानदार लोग हैं। हमारी जो स्टाफ है सारे दोस्त, हमारा जो प्रदीप है, सुमित्रा हमारी जो लेडी स्टाफ है, या फिर हमारे जो शेफ हैं विजय भाई, तो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के लोग हैं और काफ़ी शानदार रहता है। लजीज खाने का आप लुत्फ भी अभी उठाएंगे इंटरव्यू के बाद। और हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े रहें इस पंचायत कैफे से, क्योंकि ये पंचायत कैफे लगातार सामाजिक मुद्दों को अपने माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करता है। बर्गर ही अभी आया, चाय आई, तो अभी क्या है? अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको मिल जाएगा चिकन नूडल्स, चिकन चाउमीन, चिकन बर्गर और चिकन क्रिस्पी मिल जाएगी और चिकन लॉलीपॉप वगैरह। ये सारी चीज़ें बहुत आइटम्स हैं, आइटम गिनाने के लिए नहीं। बाकी हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। शुभ भाई, सुरेश कुमार एक वीडियो आई थी जी और वायरल हुआ था, जिसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी मीम बनाई गई, हमारी औरत कहीं खो गई है। हाँ, उस सुरेश कुमार का फायदा उठा करके कई लोग स्टार बन गए, कई लोग लाखों रुपए कमाए, अभी भी लोग कमा रहे हैं। और वही सुरेश कुमार जब आपको मिलते हैं सिद्धार्थ नगर में, तो आप उस सुरेश कुमार को लेकर के जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। ऐसा क्यों भाई? दुनिया तो फायदा उठा रही है ना। देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं वैचारिक लड़ाई लड़ता हूँ और जिस प्रोग्राम में आपने देखा था सुरेश कुमार का, मैंने इंटरव्यू किया था, वहाँ बहुत सारे क्रिएटर थे, वो वही काम कर रहे थे जो काम आपने बाकी रील में देखा होगा। मैंने वहाँ अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध दर्ज कराने का मतलब ये था कि मैं जब सुरेश कुमार से मिला, एक साधारण सा आदमी, एक बहुत शांत सा आदमी, बहुत मासूम सा आदमी जिसे दुनिया की शायद समझ नहीं है, उसे ये नहीं पता कि लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके बल्कि लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं, फॉलोवर बना रहे हैं, जिसके चेहरे से लोग लाखों फॉलोवर इकट्ठा कर रहे हैं, वो बेचारा दर बदर भटक रहा है, किसी से गुटखा मांग रहा है, किसी से कुछ खाने के लिए कह रहा है। और वो क्रिएटर महज एक मजाक बनाते हैं। और हालांकि जब मुझे ये पता चला उस इंटरव्यू के दौरान कि उसका 9 साल का बच्चा है। आप फील करिए कि अगर हमारे परिवार से
हमारे भाई की बीवी या हमारे बहन या हस्बैंड या उसके हस्बैंड कोई भी अगर ऐसा कांड करता है तो क्या इस समाज के वो क्रिएटर उन तक जाएंगे? अकेले सुरेश कुमार की बीवी नहीं भागी है, बीवी तो बहुत सारे लोगों की भागी है। अगर दम हो उनके अंदर तो उसके पास भी जाए और वो रील बनाए कि इसकी बीवी भाग गई है, तब मैं मानूं कि आप क्रिएटर हैं और आप दमदारी का काम करें। महज आप समाज, सिंपल सा तरीका है अमीन भाई, समाज उन्हीं लोगों को कुचलता है जो समाज में बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं, बहुत मासूम होते हैं, और समाज उन्हें कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। तो सुरेश कुमार के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ मैंने बोला, और ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं हर उस मजलूम के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ गलत हो रहा है। तो मुझे मिले तो मेरे साथ मैंने वो काम कर लिया अचानक, क्यों ही, क्योंकि मैं तैयारी के साथ नहीं गया था। मैं जब देखा कि सुरेश, तो मैंने कहा बैठो मैं तुम्हारी एक इंटरव्यू करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। आप सोचिए कि अगर वो 9 साल का बच्चा, वो रील्स अभी उसके तक तो हो सकता नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब वो उसके तक वो रील पहुँचेगी और उन सारे क्रिएटर की पहुँचेगी जो ये डफाली पीट रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख फॉलोवर हैं, 2.5 लाख फॉलोवर हैं, 3 लाख फॉलोवर हैं, 4 लाख फॉलोवर हैं, तो बच्चा जब उनके प्लेटफॉर्म पे अपने बाप की रील देखेगा और अपनी माँ का अपमान देखेगा तो शायद दुआ तो नहीं निकलेगी। और जब हाय निकलती है तो एक छोटी सी हाय किसी भी सल्तनत को तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। अब तो सद्दाम के साथ आ गए सुरेश कुमार, नया नया कंटेंट मिल रहा है। तो अगर सद्दाम भाई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। अगर उन्होंने उसके रोजगार का एक उपाय, रास्ता निकाला है तो फिर मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। तो ऐसे लोगों का समर्थन भी करना चाहिए। लेकिन अगर वो भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं बाकी क्रिएटर की तरह, तो भाई मैं उसका विरोध करूंगा। और दोबारा सुरेश कुमार से अगर मुलाकात हुई तो मैं जानना चाहूंगा कि उन्हें क्या मिल रहा है उनसे। आपका शोएब नाम है और शोएब इस्लाम धर्म में आते हैं जी। इस्लाम धर्म में, अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इसमें शादी को जो आपको करना है, शोएब शादी क्यों नहीं की, क्या बड़ी वजह रही? देखिए अभी शादी की खैर एज मेरी 26 है, ज़्यादा एज भी नहीं हुई है। और शादी का जो मामला आपने कहा सुन्नत, अगर आप शादी का डीपली पूरा जो शादी का एक सिस्टम जो चल रहा है ना आजकल हमारे यहाँ, जो इस्लाम धर्म की बात करें मुसलमानों के यहाँ, उसमें शायद निकाह को छोड़कर बाकी कोई सुन्नत नहीं बची है। हल्दी सुन्नत नहीं है, बारात सुन्नत नहीं है, दहेज सुन्नत नहीं है, मंगनी सुन्नत नहीं है। लड़की को सिर्फ लड़का देख सकता है, पूरा खानदान नहीं। एक लड़की का आप लड़की को सिर्फ लड़का देख सकता है, पूरा खानदान नहीं। सिंपल ले लीजिए कि आपने अपनी बहन की फोटो को एक प्राइवेसी वाले फोल्डर में छिपा के इसलिए रखा कि कहीं किसी को मेरा फोन हाथ लग जाएगा, वो खोल लेगा, मेरे बहन की तस्वीर देख लेगा। लेकिन आप एक भाई होने के नाते, एक शादी होने के नाते, आप लड़के के वालिद को या वालदा को तस्वीर सेंड करते कि आप अपने बच्चे को दिखा दीजिए ताकि रिश्ते की आगे बात चले। वो पल भर में वो तस्वीर जो आप छिपा के रखे थे सालों से, वो तस्वीर पल भर में वो 100 से 150 उनके रिश्तेदार, चचा, कजन, फूफी, खाला, नानी, नाना, सबके फोन में पहुंच गया। शादी किसको करना है? लड़के को करना है। पहुंच कहाँ रहा है? फुफ्फा के पास पहुंच रहा है। पहुंच कहाँ रहा है? खाला के पास पहुंच रहा है, खालू के पास पहुंच रहा है, खालू के लड़कों के पास पहुंच रहा है, चचा के पास पहुंच रहा है, भतीजे के पास पहुंच रहा है। शादी होनी किससे है? लड़के से होनी है। तो एक आदमी अगर लड़के के पास पहुंचता है तो वो अपने पूरे खानदान छोड़ दीजिए, खानदान तो ऑलरेडी निपट चुका है, फिर वो दोस्तों का एक सर्कल को दिखाने लगता है। भाई तुमको शादी करनी है, बीबी तुम्हें देखना है, तुम्हें पसंद करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शादी का जो ढांचा है ना सुन्नत वाला, वो हमने तहस नहस कर दिया। बस शादी एक महज, लोग कहते हैं कि एक समय होता है भाई, शादी करना एक मनोरंजन बन चुका है। मनोरंजन, अगर आप, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे मेरा बात कि ये तो मनोरंजन कह रहा है। हल्दी क्या है? मनोरंजन का सामान है। डीजे जो बजते हैं वो क्या? मनोरंजन के सामान है। बारात में जो चल चल के लोग खाते हैं, यहाँ से ये उठाया वहाँ से वो उठाया, क्या है? मनोरंजन है। वो पिकनिक समझ रहे हैं कि हमने पिकनिक मनाने आए। तो हालांकि ये चीज़ें हम सोचते हैं ना, 250-300 बाराती पहुँच जा रहे हैं किसी के घर पे, हम कभी उस पहलू को जाने ना कि उसका बाप वो 250-300 बाराती का इंतजाम कैसे किया होगा, हम उस पहलू को जानना नहीं चाहते। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब आप हमें बता दीजिए सुन्नत आपको किस जगह दिखा। निकाह के अगर मंच की बात करेंगे तो भी वहां भी फंस जाएगा मामला। अब तो बहुओं को क्या कहते हैं कि एक वो बना लेते हैं मूर्ति और मैरिज हॉल में बैठा देते हैं, आते जाइए, देखते जाइए, गिफ्ट देते जाइए। क्या मतलब है भाई? औरतें तो, जिस मजहब में पर्दा का हुक्म है, जिस मजहब में औरतों को सम्मान की बात की गई है, वहाँ लोग इस तरीके से औरत को बैठा कर, बन सवर कर, खड़ा करके, माफ़ कीजिएगा बहुत कड़वा लफ्ज बोलने जा रहा हूँ, जब आप किसी कोठे पे जाएंगे और जब वहाँ बैठेंगे कहेंगे लड़कियाँ लाओ, तो 10-20 लड़कियाँ तैयार करके लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि हाँ ये वाली हमको चाहिए।
तो शायद शादी का आजकल यही निजाम बन चुका है। ये ऐसा जो आज बेटियों के साथ हो रहा है, इतना बदतर वो लोग कोठे की उन तवाइफों के साथ भी नहीं कर रहे हैं जो कोठे पे जाने के शौकीन है। माफ कीजिएगा, बहुत कड़वा लफ्ज़। नुमाइंदगी तो हमारे ही समाज के लोग कर रहे हैं। मैंने पर्दे की बात की, मैं इस्लाम की बात किया हूँ, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में तो शोएब भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी कहानी है। आमतौर से हमारे यहाँ कई मसलक हैं, अभी जो हमारे सामने फेस आ रहे हैं 3 मसलक हैं, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी। 3 मसलक की मैं आपको बता दूं। सुन्नी में क्या होता है कि भाई अगर मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन सच है, कड़वा है तो सच है। वहां 250, 300, 500 बाराती जाते हैं। देखिए अच्छी बात है, किसी एक मसलक पर तमगा नहीं लगा सकते। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, सारी जगह ये चीज। हाँ, और दहेज हमको फुल चाहिए। वहीं दूसरे मसलक की देवबंदी की बात कर लें तो सेम कॉपी पेस्ट। लेकिन एक अहले हदीस ये कहते हैं कि मैं सुन्नत रसूल के हिसाब से शादी करूंगा। समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं है, कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को, सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ। उनका मसला है, मैं 5 आदमी आएंगे बारात, लड़की को लेकर के चले जाएंगे। लेकिन यार टेबल के नीचे वाला सिस्टम 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो यार बैल खरीदने आए हैं क्या? बिल्कुल वही चीज हम कह रहे हैं। देखिए आपने, मैंने वही कहा ना कि सुन्नत, जैसे आपने कहा शादी सुन्नत, देखिए सुन्नत अदा होनी चाहिए। मैं भी उस पर भी डीपली से अभी आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने भी जो टेबल के नीचे वाली बात कही, आप चीज ले लीजिए कि जो लड़का अपने बाप से किताबें मांगा, अपने बाप से कपड़ा मांगा, अपने बाप से खाना मांगा, अपने बाप से सब कुछ मांगता चला आया, आज उसकी शादी लग गई, वो बुलेट किससे मांग रहा है? अपने ससुर से मांग रहा है। वो गाड़ी किससे मांग रहा है? अपने ससुर से मांग रहा है। वो पैसा किससे मांग रहा है? ससुर से मांग रहा है। मतलब क्या है भाईजान, क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी सुन्नत की बात कर रहे हैं आप? कह रहे कि हम सुन्नत का अदा करने जा रहे हैं, तो सुन्नत अदा करने जा रहे हैं तो तुम्हारा डिमांड जो था तुम्हारे बाप से था। तुम्हारा बाप वो है पैदा करने वाला, तुम्हारा ससुर तुम्हारा बाप नहीं है कि वो तुम्हारी डिमांड पूरा करेगा। अगर तुम्हारे बाप के अंदर वो गर्स और दम नहीं है तो बता दो अपने बाप को कि बप्पा आपके पास ये गर्स दम जिस दिन हो जाएगा आप हमें बुलेट दिला देंगे, हम कल शादी कर लेंगे। और दूसरी चीज आपने ये कहा कि सुन्नत मतलब शादी। देखिए शादी, अभी आप जिस लड़की से शादी करें उससे आप शादी करने से पहले पूछ ले कि मैं सुन्नत इस्लाम में 4 शादी है, मैं दूसरी शादी भी करूंगा 2 साल के अंदर। फिर देखिए वो लड़की अगर आपसे शादी करती हो, बताइए हमसे। मैं शादी करने से नहीं भाग रहा हूँ, कोई लड़की ले आइए जिसको ये इस बात पे एग्री हो कि मैं दूसरी शादी 2 साल बाद करूंगा। अगर वो एग्री हो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं 4 के 4 करूंगा। कोई आए तो भाई, जब हमारे बड़े बुजुर्ग यही, भाई हमसे कई लोगों ने यही कहा, बड़े बुजुर्ग, कि भाई शादी कर लीजिए, सुन्नत का मामला। हमने कहा सुन्नत का मामला, सुन्नत 4 शादी है, मैं 1 करूंगा, 2 साल बाद 1 करूंगा। लेकिन आप जो लड़की मेरे सामने लाके खड़े करेंगे वो ये कहे कि आपको फुल परमिशन है और आपको मैं लिखित में देती हूँ कि 2 साल बाद आप दूसरी शादी कर लीजिए। देखिए सुन्नत का तमगा सिर्फ मैं ही नहीं पहनूंगा, पहनेगी तो मेरी बीवी भी पहनेगी, उसे भी आगे चल के परमिशन देनी पड़ेगी। अपने लड़के की बात कह दी, लड़का दहेज की डिमांड करता है, लड़कियों को तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, दवा कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, दूल्हा चाहिए सरकारी। भाई लेना है देखिए तो देना है। हाँ ये मैं मानता हूँ। देखिए एक जेन्युइन चीजें हैं इसमें। क्या होता है, लड़की की डिमांड अपनी नहीं होती है, डिमांड उन्हीं भेड़ियों की होती है जो भेड़िए समाज में सबसे ज्यादा दहेज मांगते हैं। आपने शायद देखा होगा, कई कहानियां देखी होंगी कि जब कोई लड़की किसी से मोहब्बत में, गिरफ्त में आ जाती है और फिर वो क्या करती है, घर भी छोड़ देती है, त्याग देती है, वो किसी कुटिया में जाके रह लेती है। उसका असर बाद में क्या होता है वो अलग मसला है। ये लड़की की डिमांड नहीं, ये उसकी फैमिली की डिमांड है, क्योंकि फैमिली दूसरे से जब वो देगी तब उसका ये एक होगा ना, भाई मैंने अपनी बिटिया को 15 लाख दिया था, तुम बताओ कितना दोगे। मामला यहाँ होता कि 15 लाख मैं वहां दिया तो 15 लाख तुमसे वसूलूंगा। मेन मसला क्या था कि हम लोगों के अंदर एक चीज होनी चाहिए, बेटियों को बाप के जायदाद से हिस्सा देना चाहिए। और जो लोग नौकरी ढूंढते हैं या बहुत से लड़की वाले आपने देखा होगा, ऑफर करते हैं कि भैया 1 प्लाट लखनऊ में दे देता हूँ, 1 प्लाट आपको यहाँ दे देता हूँ, आपको इतना रुपया दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा। आप जो उनके पूरी ब्यौरो निकालेंगे जमीन की, जायदाद की, उनके पास कितनी है, तो पता चलेगा कि दूल्हे को मिल कितना रहा है, 50 लाख। और लड़की के अगर हिस्से में अगर ईमानदारी से दिया जाएगा शरीयत के हिसाब से तो आएगा कितना, 2 करोड़ 2.5 करोड़।
तो निपटाया केस ना जाए 50 लाख में, यानी वो रिश्वत दे के, आपने देखा होगा ठेके काम में होता 50,000 इधर रिश्वत दिया, 1.5 लाख का पेमेंट करवा लिया, बस यही होता है। तो यहाँ भी बेईमानी लड़की की फैमिली वाले मजबूत कर रहे हैं, मतलब दहेज के आड़ में वो गबन कर रहे हैं, दूसरे का हक मार रहे हैं, बेटी का हक मार रहे हैं। और ये सवाल का जवाब उन्हें यहाँ नहीं वहां तो देना ही देना है, क्योंकि बेटी के बाप की जायदाद में बेटी का हक है तो हक है। वो कोई मौलाना नहीं माफ करा पाएगा, कोई यूट्यूबर नहीं माफ नहीं करा पाएगा, कोई वकील पत्रकार नहीं माफ करा पाएगा। वो तो सीधा सवाल होगा। मैं आपकी शादी की बात कर रहा था, आप दूसरे के शादी में इंटरफेयर कर रहे हो, कितने घर बर्बाद हो जाएंगे शोएब भाई। फिर मैं कह रहा हूँ सिंपल सा देखा, मैं तो हमेशा, अभी मैंने ऐसे मजाक में एक दिन मेरी ममानी कुछ शायद मेरी खाला को कुछ कही, तो मैंने खाला से कहा आइए, और 3-4 बहनें, चारों लोग आइए, और नाना के पास तो 60-70-80 बीघा खेत है, तो चलो चल के कोर्ट में केस करते हैं और राइट से अपना अधिकार लेते हैं। हाँ, अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो है बेटा और बेटी एक समान। तो उसके बाद जब हमने फिर ममानी तक मैसेज पहुंचा तो फिर ऑलरेडी नॉर्मल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब बेटियों को थोड़ा बढ़ के आना चाहिए। जब भाभियां उनके ऊपर जुल्म करें, या भाभियां कह दे कि अब तुम्हारी शादी होगी, दरवाजा बंद है, तब वो कह दे कि अब हमको हमारा हिस्सा चाहिए। दरवाजा बंद जब नहीं आना है तो भाई हिस्सा दो। हिस्सा दोगे तो एक ही कमरा मिलेगा, मैं आऊंगी तो अपने बाप के घर में, अपनी माँ के घर में। बहुत से घरों में ऐसा चल भी रहा है। और जो हमारी शादी की जो बात कर रहे हैं आप, देखिए जो माहौल दिख रहा है, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी तस्लीम करनी पड़ती कुछ बातें। सोशल मीडिया पे इनबॉक्स में, अगर हम लोगों के इनबॉक्स में औरतों का मैसेज आता है, लड़कियों का 80% शादीशुदा का आता है। अब आप बताइए क्या मामला है? उनकी शादी भी हो गई है, उसके बाद भी मैसेज आ रहे हैं और दबा के आ रहे हैं। मैं खुद मेरे में अगर ब्लॉग लिस्ट चेक करेंगे तो मेरे में सबसे ज़्यादा मैंने शादीशुदा औरतों की ब्लॉक कर रखा है। हालांकि इससे फॉलोवर भी मेरे डाउन हो रहे हैं, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। तो ये चीज़ें हो गई, एक डर ये बैठ गया है दिल में। अब दूसरा क्या होता है कि शादी का एक डर और बसा है कि मैं अकेला हूँ घर में, भाइयों में मेरे पास मेरे कोई भाई नहीं है, बाकी बहनें हैं, और मैं बड़ा भी हूँ, तो जिम्मेदारी मुझ पर बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं शादी के रास्ते पे निकलता हूँ तो आजकल क्या होता है कि हमारे घरों में जो बहुएं आती हैं वो ताबीज़ लेके घर से आती हैं, और वो ताबीज़ लेके आती है, ताबीज़ खाने में खिला दे, कुछ भी हो गया तो, या मान लीजिए बेटा चंगुल में आ गया बीबी के, और बीबी ने कहा बंटवारा कर लो। आपका मामला, अगर आपने शादी किया तो आप किससे बंटवारा करेंगे? अपने भाई से। मैं अपने माँ बाप से बंटवारा करूँ? परिवार मुझ पे डिपेंड है। तो भाई मैं अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, या मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, मैं अपने पूरे परिवार को खंदक में नहीं ढकेल सकता। एक डर है, और ये डर मैंने देखा है, मैं समाज में महसूस किया है। कई मामले खुद में कैसे लोगों के देख रहा हूँ। कई दोस्त हमारे हैं जो शादी किए, बाद में उनकी वाइफ ने प्रताड़ित किया, अभी भी कई केसेस चल ही रहे हैं। तो एक डर ये होगा कि कई करीबी साथी, हम आपको एक वाकया बताते। एक दोस्त हमारा था, फ़ोन किया हमको, कहा कहाँ हो? हमने कहा यहाँ है। तो कहा हमारा एक ऐसा मामला, हमारी बीवी नहीं आना चाह रही है, एक छोटी सी बच्ची उसके है, करीबन 3-4 साल की। तो हमने कहा क्या करना है? तो कहा कोर्ट केस कर दिया हमारे ऊपर, दहेज उत्पीड़न मारपीट का। तो हमने कहा ऐसे कैसे? तो जब उस औरत से बात मेरी हुई तो पता ये चला कि वो जिस काम को करता है तो काम इंजीनियर के माध्यम से होता है। तो इंजीनियर लेडीज़ भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है ऑब्वियसली। अब भाई लेडीज इंजीनियर तो रात में अगर उसको 12 बजे साइड पे कोई काम है तो आपको जाना पड़ेगा उठ के, चाहे आप बीबी के साथ लेटे हो, या घर पे लेटे हो, या घर पे खाना खा रहे हो। अगर वो मान लीजिए क्योंकि विजिट करता है तो पूरा, तो किसी साइड पे वो 12 बजे पहुंचता है, किसी साइड पे जल्दी पहुंच जाता है, किसी साइड पे कुछ भी होता है। तो वो बुलाती थी तो वो जाता था, अपना साइड देखता था। उसके बाद इतने सी बात को लेकर उसको शक हुआ, उसने कई चीज़ दिखाया, मोबाइल अपना दे दिया कि देख लो, कुछ भी छान लो, वॉइस मैसेज, जो भी चीज़, सारी चीज़ें। नहीं मानी, केस कर दिया। जब वो कोर्ट में मैं मिला, उसको नोटिस देकर उसकी वाइफ को बुलाया, तो उसने हमसे एक बात ये कही थी, आप जानिए कि आदमी कितना मजबूर था। हालांकि मुझसे कम से कम 6 से 7 साल का बड़ा है। कहा मेरी बीबी के सामने मुझे 2 थप्पड़ मार देना, ताकि मेरी बीबी वापस चली जाए, उसको लग जाए कि मैं जीत गई हूँ। अब अगर तब भी वापस होने जा रहे तो मुझे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए वकील साहब से कह देना जेल भिजवा दें, ताकि वो उसे लगे कि मैं जीत गई हूं और वो केस वापस ले ले। आप बताइए, ये घर के जो ट्यूशन मिलते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होते हैं। और भाई मेरे पास, मेरे परिवार का जो कुछ हूँ A to Z मैं ही हूँ।
तो मुझे तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना अभी फिलहाल। शुभ भाई, मैं आपको बता दूं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, फील्ड करता हूँ, कई मामले आते हैं, शादी के ही मामले आते हैं। मैंने जो देखा अभी तक, जब औरत, मर्द नहीं हारता शोएब भाई, आप हमेशा याद रखना, मर्द कभी नहीं हारता। औरत से मर्द को क्या मिलता है? बस एक ही उम्मीद रहती है, मेरा घर देखेगी, मेरे घर की इज्जत है और मेरे माँ बाप की सेवा करेगी। बाकी औरत जब खुद माँ बनती है तो उसको उस जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो अपने बच्चे की सेवा खुद ब खुद करेगी। बिल्कुल। तो मर्द को एक औरत से कुछ नहीं मिलता। मर्द उस वक्त हार जाता है जब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि जो मेरी टोपी है, जो मेरी पगड़ी है, वो समाज में उछल जाएगी। फिर वो कहीं ना कहीं झुकना शुरू कर देता है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है शोएब भाई, यहाँ तक कह दिए हैं कि तुमको मेरी सारी जायदाद चाहिए, ले लो, मेरे माँ बाप को और मुझे अकेले रहना। मैंने कोर्ट केसेस देखा और कई चीज़ों को देखा, और तब मैं इस आकलन पे पहुंचा हूं कि भाई शादी जितना आप डिले कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कि आपको, आपने जैसे कहा ना कि कोई लड़की, हर लड़की बुरी नहीं होती, तो हर लड़की अच्छी भी नहीं होती। आपके हिस्से में कौन सी लड़की आएगी, वो तो आप चक्के तो लाएंगे नहीं। और जब आपका परिवार, आपके लोग जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो जिनके लिए कमा रहे हैं, जिनके सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं, जब उन्हीं के सपनों में जहर घोल दिया जाएगा, तो फिर ना तो आपको सुकून से नींद आएगी, ना तो आपको वो घर जो आपको आरामगाह लगता है, सुकून लगता है, फिर वो घर आपके लिए जहन्नम हो जाएगा। फिर आप वहाँ वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने घर से दूर रहूँ, और शादी से दूर रह सकता हूँ, बाकी परिवार से दूर नहीं रह सकता हूँ, माँ से दूर नहीं रह सकता हूँ, बहनों से दूर नहीं रह सकता हूँ। कहानी आती है कि शोएब प्यार में धोखा खाए। नहीं, देखिए मैं धोखा तो नहीं, चीजें कहीं ना कहीं मेरे पास आई थी कि शोएब को प्यार में धोखा मिला। कौन थी शोएब भाई? देखिए, प्यार में धोखा तो नहीं मिला, ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो थी, ना तो मैंने उसे कभी देखा था, ना तो कभी कॉल पे बात की थी, महज चैटिंग से शायद मेरी बात हुई है, उससे ज़्यादा नहीं। कॉल पे कभी भी बात नहीं हुई। हाँ, एक 19 सेकंड या 21 सेकंड का मैंने रिकॉर्डिंग, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग सुना था, क्योंकि कभी कभी होता ना कि कोई दोस्त तो नहीं घुमा रहा है भाई, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने रात्रि में उससे मांगा। तो रात्रि में जो वॉइस रिकॉर्डिंग आती है तो उसमें सीधा होता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ऑडियो रिकॉर्डिंग लिख के आता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, खासकर व्हाट्सएप पे। तो वो मुझे मिला, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन बाद में एक मेरी फ्रेंड है क्लास की, हमारी बहन ने मुँह बोली, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। तो उसने कॉल पे बात किया था, उसने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, लड़की है। और एक लंबा समय, शायद हम 5 साल हम लोगों ने बात किया, और 5 साल में ना तो मैंने कभी तस्वीर मांगा, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मकसद यही था कि भाई आने वाले समय में इंशाल्लाह निकाह करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा मुश्किल, जैसे 5 साल का समय बीता, थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ते गए। लेकिन सामने वाले बंदे के बारे में मैंने अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं उससे पता कराया, तो अभी सामने वाले ने भी शादी नहीं की है, और ऑलरेडी उसने मेरे लिए 2 मंगनी तोड़ी है। मंगनी के दिन मंगनी ना करना, मतलब आपके हाथ में लड़का रिंग पहना रहा हो, आप उससे रिंग छीन के उठा के फेंक दीजिए बाहर। तो ये चीज़ें लड़की फैमिली को बुरा लग गई कि भाई आप ज़बरदस्ती क्यों लड़की की शादी करा रहे हैं। बस कहते हैं ना कि कहीं बिरादरी बीच में आ जाती है, कहीं जात, तो कहीं धन, तो कहीं फिर जुबानें बीच में आ जाती हैं। तो फेलियर आदमी कहीं ना कहीं साबित हो सकता है, लेकिन धोखा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने धोखा खाया ही नहीं अभी तक। वेट एंड वॉच, मतलब चखे हैं क्या चखना? मोहब्बत नहीं, वो देखिए मोहब्बत का से आदमी जब इस दुनिया में आता है तो कभी ना कभी वो इस जाम को चखेगा ही चखेगा। कुछ लोग शादी के बाद चक्के पछताते हैं, कुछ लोग शादी से पहले चक्के पछताते हैं, लेकिन अभी हम पछताने वाली लिस्ट में नहीं आए। बस ये कि मेरा तकरीबन 2 साल नहीं, 10 जून 2023 को मेरी लास्ट बात हुई थी, और अभी तक बात नहीं हो पाई है, क्योंकि उस समय उसका फ़ोन्स वगैरह सारे छीन लिए गए थे, और राब्ते में दूर। और शायद मैं पिछले साल 10 जून 2024 उसी के शहर में था। स्पेशली मैं गया था एक प्रोग्राम में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। तो वहाँ से थोड़ा कुछ करीब में दिखा सिटी, तो बाइक से फिर मैं निकल गया एक दोस्त को लेकर, वही लोकल के। तो वहाँ गया, पता किया, मेरे जो दोस्त थे, साथी थे, या लोकल जर्नलिस्ट जो थे मेरे ताल्लुकात के, मिला, उनसे बातचीत हुई।
तो बहुत सारी चीज़ें बाकी मैंने उस आदमी को तलाशने के लिए, मेरे पास एड्रेस तक भी नहीं है, जो बात है क्लियर है। उस आदमी को तलाशने के लिए मैंने पूरे उस विधानसभा का वोटर लिस्ट पढ़ा है, मेरे जितने लोकल सोर्सेस थे सब लगा दिया। उसके फैमिली के बारे में जो मेरे पास नॉलेज थी, जानकारी था कि वो भाई गवर्नमेंट टीचर में है, पिताजी की एक दुकान है फला जगह, तो उस दुकान का वेरिफिकेशन भी करवाया। तो अंत में उस माध्यम से वो सारी चीज़ें निकली। तो हर हथकंडा जिस तरीके से अपनाना था वो अपनाया गया। तो सामने वाले का ये भी जो उस बीच में हमको तकरीबन 6 महीने पहले न्यूज़ मिली थी कि शादी नहीं हुई है, क्योंकि सामने वाला कर ही नहीं रहा है। उसके वालिद ने कहा कि हम वहाँ करेंगे नहीं, तो उसने कहा कि हम कहीं करेंगे नहीं। बैठते हैं आराम से, आप भी आराम करिए, आपको रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम भी आराम से बैठते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको घर छोड़ के जाने का इरादा नहीं है। तो वो भी इंतजार में, हम भी इंतजार में, मतलब वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। शादी उसी से करेंगे? शादी उसी से करेंगे, अगर उससे नहीं करेंगे तो फिर किसी से नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है ना? नहीं, ये गलत बात नहीं है। देखिए, कहते हैं कि दो चीज़ें, अगर आप अलग अलग राइटर को पढ़ेंगे तो अलग अलग कहानी मिलेगी आपको। कुछ राइटर ये कहते हैं कि मोहब्बत ना मिलना सबसे बड़ा नेमत होता है, कुछ ये कहते हैं कि मोहब्बत मिल जाना सबसे बड़ा ही नेमत होती है। तो दोनों का मजा लेते हैं, गनीमत का भी और नेमत का भी। देखते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसका भी देखा जाएगा, लेकिन शादी नहीं करनी है। मसला क्या, देखिए एक चीज़ बता दें, मैंने ऐसा नहीं कि मेरे प्रयास नहीं, मैं प्रयास करूंगा तो मुझसे ये संभव नहीं हो पाएगा। किसी लड़की को मैं लेके आऊँ, उसे बताऊँ, और ऑलरेडी मेरी लाइफ में कोई हो, मैं उसी से बाहर ना निकल पाऊँ और उस लड़की की लाके ज़िंदगी ख़राब करूँ, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि भाई जिसके साथ अगर आप रहिए, वफादारी के साथ रहिए, नहीं रहना तो फिर आप उस झमेले में ना पड़िए। मैं इस बंदे के साथ था तो पूरी वफादारी से था, आज भी वफादारी से हूँ। अब कल को मैं शादी कर लूँगा और मान लीजिए इसी आदमी से मैं ना निकल पाऊँ, वो जहन में चलता रहे, दिमाग में चलता रहे, दिल में चलता रहे, और मैं किसी और से निकाह कर लूँ, और वो सामने वाला इंतजार में रहे कि हो सकता है किसी दिन ये बंदा बदलेगा, ये उस लड़की के बारे में नहीं सोचेगा, या ये जो रात में डिप्रेस्ड होता है, रात में अकेले बैठता है, क्यों बैठता है, तो एक उसके अंदर भी एक सवाल पैदा होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की जीवन खराब की जाए, अपने अकेले की खराब रहे वो ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, जब दो मोहब्बत करने वाले बिछड़ते हैं तो उसके साथ साथ दो, उनकी तो ज़िंदगी खराब होती है, दो और लोगों की खराब होती है। जिससे उसकी शादी होती है उसकी भी खराब होती है, जिससे उसकी शादी भी होती है उससे। बाकी वो जेन्युइन लोग होते जो ये देखते हैं बेस्ट से बेहतर की तलाश वाले, तो उनकी तो ज़िंदगियाँ नहीं खराब होती हैं। कुछ लोगों को बिस्तर तक सिर्फ मोहब्बत चाहिए, तो बिस्तर तक मोहब्बत लेके वो अपना हिस्सा निकल जाते हैं, तो सुकून में रहते हैं। और हम लोगों को मामला, जो मेरा मामला, वो मुझे रूह तक चाहिए, तो वो रूह वाला जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सारी चीज़ें बिस्तर पे जाने किसी के साथ जाया जा सकता है, लेकिन वो सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, सुबह देखा जाता है माँ बाप प्रेशर करते हैं जी, और शादी दूसरी जगह करवा देते हैं, सही है आपके हिसाब से? देखिए एक चीज़ बता दें, इस्लाम में लड़कियों की चॉइस बहुत अहम रखी गई है। डिमांड मतलब लड़कियां अगर पसंद, उनका पूछना जरूरी है, लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो गया कि लड़कों से तो पूछा जा रहा है कि लड़की तुम्हें पसंद है, वो लड़का, उस लड़के के पास ऑप्शन होता है, एक रिश्ता मना करना, दो रिश्ता मना करना। कई लड़के मैंने ऐसे देखा जो 50-100 रिश्ते भी मना किए हैं, लेकिन वो अपनी उसी घर की बेटी को एक रिश्ता मना करने का भी अधिकार नहीं देते हैं। सिर्फ उससे कहते हैं मैं तुम्हारा रिश्ता लगा रहा हूँ। अब वो चाहे कालिया, जैसे हम लोग देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, कहते हैं सरकारी नौकरी का असर है, वो सरकारी नौकरी का असर नहीं है। वो पेरेंट्स अगर लड़की से पूछा जाए कि उस काले आदमी से तुम ब्याह करोगी, तो नहीं, मना कर देगी। लेकिन वो फैमिली की जो प्रेशर होती है ना, इमोशनल प्रेशर, लड़के तो नहीं, लड़के तो सीधा मना कर देते हैं। इमोशनल, उनका इमोशनल अटैचमेंट फैमिली से थोड़ा कम ही रखते हैं, लेकिन लड़कियों का पूरा अटैचमेंट फैमिली से होता है। और उसी के दबाव में वो फिर उन्हीं का सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मजाक बनाते फिरते हैं। तो वो भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मैं शायद मैंने उस टाइम ना कह दिया होता तो आज दुनिया मेरा इतना मजाक ना बनाती। अक्सर लोगों को ताना कसी की जाती है, वही चीज़। तो उसमें हम लोगों ने लड़कियों को ऑप्शन नहीं दे रखा। मसला ये है, लड़कों को तो हमने कह दिया कि 100 तुम मना करो, 100 जगह जाएंगे, दावत खाएंगे, यहाँ तक तोड़ के आएंगे, काजू बादाम पिस्ता लील के आएंगे, लेकिन रख के लाएंगे। लेकिन बेटियां अगर करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, तो अपने जेब से पैसा खर्च होगा। हालांकि हम क्या करते हैं, बेटी को अपनी सिंपल सा तरीका आप फील करिए, हमने अपने बहन को तैयार किया, उससे बताया तुम्हें देखने आ रहे हैं। बहन हमारी बन सन थवर के खड़ी हो गई, हमारी माँ बैठी हैं, उनके साथ बैठी है। वो औरतें आई देखी, तो कुछ जगह क्या होता है चल के दिखाओ, कुछ जगह होता पढ़ के दिखाओ, कुछ जगह होता बना के दिखाओ। इस तरह के सारे इंटरव्यू चलते हैं।
मतलब ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन जो होता है मॉडल का भी सिलेक्शन इस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से लोग आते हैं। चलिए ठीक है, ये अलग मसला हो गया। लेकिन क्या होता है उसके बाद, ठीक है घर जाके बताएंगे, ये वाला जब सवाल होता है ये बहुत खतरनाक होता है। और उससे जब ये कहते हैं कि घर चले जाके बताएंगे, और घर से जब फोन आता है, हाँ बहनी लड़की थोड़ा सा नकिया नहीं सही रहा, वटवा थोड़ी सा मोट रहा, कलरवा थोड़ी सा सही नहीं रहा, ये वाला वर्ड। और जब उस लड़की को 10 बार रिजेक्ट किया जाता है तो आप समझिए उसका मनोबल डाउन हो जाता है। अगर आप कोई एक बार रिजेक्ट कर दे कि नहीं तुम नहीं चाहिए, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तो शायद लड़का धस जाता है। या कुछ लड़के ऐसे सिर पड़े होते हैं कि तेजाब की बोतल लेके दौड़ पड़ते हैं, ढूंढने की मारेंगे मुंह पे, जिंदगी खराब कर देंगे। लेकिन वही लड़के दसियों, वही एक ही लड़की को 10 बार मना किया जाता है और वो सहती है, बर्दाश्त करती है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीजें हैं, क्या होता है कि लोग अक्सर करके ये कहते हैं कि यार दहेज की बात कही जा रही है। दहेज में जो है अभी तो नया नया ट्रेंड आ रहा है कि मुझे बुलेट चाहिए, 350 सीसी चाहिए, 300 सीसी चाहिए, 400 सीसी चाहिए। आइडिया नहीं है कितनी सीसी की आती है, लेकिन बुलेट की डिमांड होती है और हैवी गाड़ी चाहिए बुलेट में। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए बुलेट वगैरह जो लोग मांग रहे हैं वो किसी के सजेशन पे मांग रहे हैं, उन्हें बुलेट का खुद आइडिया नहीं है कि बुलेट कितना तेल लेती है, या बुलेट वो अगर बुलेट कंपनी का शुक्रिया वो अदा करें, उन्होंने किक वाला सिस्टम हटा दिया है, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग स्टार्ट भी ना कर पाते। वो सिंगल पसली वाले खास करके जो चश्मा लगा कर और निकलते हैं। देखिए बुलेट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बुलेट लेते तो बहुत शौक से हैं, उसमें दूसरे लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है कि वो कम दाम में उन्हें एक नई बाइक मिल जाती है और वो ख़रीद लेते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग चलाना भी नहीं जानते हैं और किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक लोगों की लालच होती है कि भाई मुझे यहाँ से ये चीज़ मिला, मेरे ससुराल से ये गिफ्ट मिला, तो उसी लालच को पूरा करने के लिए या अपने आप को ये समाज में दर्शाने के लिए कि मेरे पास बुलेट है, तो इस तरीके का वो डिमांड करते हैं। जो हालांकि उनके औकात से बाहर होता है, वो खरीद नहीं पाएंगे। अगर उनकी शादी ना हो तो कई, माफ़ कीजिएगा, अगर कुछ लोगों की शादी ना हो तो उनके घर में वॉशिंग मशीन आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्रिज देखने को नहीं मिलेगा, गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ जो इम्पोर्टेंट सामान दिखाई देते हैं रूम सजाने वजाने के लिए, वो भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसी घर में अगर आप पहले चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग इंतजार में बैठते हैं कि शादी होगी तो ये सारी चीज़ हमारे घर में भी आ जाएंगी, बाकी मोहल्ले वाले को जलाया जाएगा। हालांकि मोहल्ले वाला बेचारा मेहनत करके खरीद के लाया है, वो दहेज पे ला के जलाते हैं, बस ये मामले, बाकी कोई नहीं। कई लोगों को तो देखा गया है कि 2-3 महीने चलाए, जब मुंबई जाना हुआ औने पौने दाम में बेच कर चले गए। आप किस पे सोते हैं? मैं ऑफिसली मैं चौकी पे सोता हूँ, बेड पे सोता हूँ, या कभी कभी नहीं रेगुलर किस पे सोते हैं? आपका जो अपना व्यक्तिगत बताइए। मेरा तो बेड है। बेड है। और जब आपकी शादी होगी तो आपका बेड का डिमांड अलग होगा। मैं मान लीजिए चारपाई पे मैं सो रहा हूँ, अब मेरी शादी होगी तो मुझे बेड मिल जाएगा। तो मेरी हैसियत, क्या मेरी हैसियत बेड खरीदने की नहीं थी? ये सवाल बनते हैं। भाई अगर नहीं थी तभी तुम लिए हो, अगर तुम्हारी हैसियत बेड की थी तो तुम बनवा लेते, सामने वाले से लेते नहीं। यार जो आदमी अपनी बेटी दे रहा है और तुम अपने घर में उसे एक बिस्तर नहीं दे पा रहे हो, वो बिस्तर भी अपने घर से लाद के लेके आ रही है, चादर भी ला रही है, गद्दा भी ला रही है, बेड भी लेके आ रही, उस पर बदलने वाले चादर कवर सारी चीज़ें वो अपने घर से ला रही है। जब लोग कहते हैं ना, मुझसे कोई कहता कि बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है और काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो मैं कहे बस एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या उसकी हैसियत आपकी बेटी को अपने बेड पे सुलाने वाली हैसियत है? या बेड आप दे रहे हैं तो कहते दे रहा हूँ, तो भाई काहे का है अच्छा रिश्ता? आप बताइए ना, काहे का अच्छा रिश्ता भाई? जब उसके पास बस एक कमरा आपने किसी को दे दिया, बस हो गया। आप जरूरत का सामान दीजिए ना। शोभ भाई, मैंने यहाँ तक देखा है, वो कहते हैं ना कोल्हापुरी कंबल, ऐसा कुछ आता है क्या? बहुत सारी चीजें, कोल्हापुरी कंबल आता है, नेपाली कंबल आता है। हाँ, और कुछ लोग पानीपत से कंबल मंगवाते हैं। कंबल के लिए जो है शादी टूट गई थी भाई। कंबल के लिए आप तो बहुत दूर चले गए भाईजान। रुमाली रोटी बनी थी, तंदूरी रोटी की वजह से बारात नहीं आई। मतलब क्या वो तंदूरी रोटी नहीं खाए थे? खाए होंगे, लेकिन ये होता ना कि हम, मसला क्या होता कि लोग क्या करते हैं, दूसरों के पैसों पे अपना स्टेटस, लड़की वालों को बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा है, वो मेनू लिख के देते हैं, ये चाहिए। भाई जब तुम वो चीज़ खाए हो, मसला मकसद ये होता कि मेरे बराती देखें तो वो थोड़ा चौंकेंगे कि भैया फला फला चीज़ वहाँ था मेनू में,
और उन्हें ये लगेगा कि बहुत बढ़िया शादी हुई है, लेकिन सामने वाला वो मेनू तैयार करने में खुद की पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया। और ना हमारा समाज जो आगे नहीं बढ़ता, एजुकेशन में नहीं बढ़ता, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है दहेज। आप मान लीजिए आपके घर में 4 बहनें हैं या मेरे घर में 6 बहनें हैं। अब मुझे अपने बहन की शादी में कम से कम खर्चा करना होगा तो 5 लाख रुपए का। अब मैं 5 लाख इकट्ठा कर रहा हूँ, बहन की शादी में खर्च कर रहा हूँ, बाप बेटी की शादी में खर्च कर रहा है, और उसके बेटे क्या कर रहे हैं बेचारे, मजदूरी कर रहे हैं, जाके पीयूपी का काम कर रहे हैं, प्लम्बरी का काम कर रहे हैं। हालांकि वो अगर ये दहेज की प्रथा खत्म हो जाए तो उस पैसे से वो अपने घर पे व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, उसी पैसों को गलत दिशा में, दूल्हे को भी दे रहे हैं, उसके घर को भी जा रहा है पैसा, तो उसके भी किसी काम का नहीं। क्या दे रहे हैं उसे, हार्ड में बहुत सारी चीजें सामान दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उससे वो जेवर खरीद ला रहा है। तो ये चीजें हैं, तो ये नुकसान दे दोनों तरीके से। अगर वही चीज कैश में दे दें, मान लीजिए बेटे को दे दें कि बेटा ये लो तुम कमाओ और मैं अपनी जायदाद से हिस्सा दूंगा बेटी को, और जायदाद पे लोग निकाह करने लगे, तो अभी ऑटोमेटिक बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग अच्छा खासा पढ़ने लिखने लग जाएंगे और अपनी भविष्य को सुधारने लग जाएंगे, और लोग कारोबार से जुड़ जाएंगे, उनका अपना अलग बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए एक परिवार 4 लड़कियों की शादी पे 20 लाख 25 लाख खर्चा करता है। अब उस 20-25 लाख से अगर वो बिजनेस करेगा तो कितना कमाएगा? अब बताइए, 20 लाख किसी भी बिजनेस में अगर लगा दिया जाए तो अच्छा इनकम देगा नहीं देगा? आराम से। तो ये चीजें हम उससे गलत तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं, हालांकि हमको सही दिशा में करना चाहिए। गाड़ी पसंद करके दी जाती है और उससे पहले लड़की पसंद की जाती है। जब लड़की पसंद हो गई तो अब गाड़ी पसंद करनी है, तो पसंद की गाड़ी भी चाहिए, पसंद की लड़की भी चाहिए, और पसंद के डिश भी चाहिए, और डिमांड के हिसाब से बारात भी चाहिए। ये भी एक सवाल होता है। तो जैसे बारात लोग, जब आप देखते होंगे बारात लोग लेके जाते हैं तो उसमें गवाह जब ढूंढने की बात आती है तो शायद उसमें 2 नमाजी नहीं मिल पाते हैं जो गवाह बन सकें, या जिनके पास दाढ़ी होती है। कुछ उलमा ये मानते हैं कि दाढ़ी होनी चाहिए, नमाजी परहेजगार हो, तो उसमें 250 में से 200 में से 2 लोग ऐसे नहीं मिल पाते हैं। आप समझिए ना कि अच्छे लोग बारात नहीं जाते हैं, जितने हुड़कचुल लोग हैं वो बारात जाते हैं क्योंकि उन्हें हुड़कचुल्ली करनी होती है। बहुत साफ बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, जब उसी आदमी को या उस जो लड़का बारात लेके गया 250, उसके जब बीवी का प्रेगनेंसी होता है, जब उसे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, तब उसे उस 250 लोगों में लोग नज़र नहीं आते। तब वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कॉल करता है कि हमको 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। अब आप समझिए, तो भाई ये दिखावा किस काम का? जो आदमी आपके दुख में नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं कहता हूं कि आप उसे अपने सुख में भी मत बुलाइए, उसे दूर रखिए। हालांकि आप उसी के घर की बेटी को ला रहे हैं, अपने घर की बहू बना रहे हैं, अपनी बीवी बना रहे हैं, और अपने ही परिवार पर आप जुल्म कर रहे हैं। एक एंगल से आपका वो परिवार ही तो हुआ। तो भाई जब वो अपने बाप की सिसकियां देखेगी, दहेज के लिए परेशान होते हुए, रोते हुए अपने बाप को देखेगी, बिलखते हुए देखेगी, तो जाहिर सी बात है जब वो आपके घर में आएगी तो फिर वो आपके माँ बाप को भी उसी तरीके से बिलकाएगी जिस तरीके से उसने अपने माँ बाप को बिलखते हुए दहेज के लिए देखा है। तो एक वजह ये भी कि कुछ लड़कियां इस जिद में भी अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की प्रताड़ना को देखा है उस शादी की बातचीत के दौरान। बदला और बदला जानते कितना खतरनाक होता है, क्योंकि बदला इंसान को नस्ले दल नस्लें तबाह कर देता है। अगर आदमी किसी के जहन में सेटअप बन गया कि मुझे इससे बदला लेना है, वो अपना ना वो फायदा देखेगा ना नुकसान देगा, बस उसका एक ही मकसद होता है कि हमको अपना बदला लेना है। तो इसलिए अगर आप जितना खुशी से अपनी बीवी को विदा करके लाएंगे, जाहिर सी बात है उतना सुखी आपका परिवार रहेगा। शुभ भाई, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि आदमी की हैसियत और आदमी की पहचान और आदमी का संबंध रिश्ता बारात से जज नहीं किया जाता। आदमी के जनाजे में, आदमी की मिट्टी में और आदमी के अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हैं उससे जज किया जाता है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं शेख? देखिए, ये चीज़ तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अचानक घटना होती है। शादी बारात होता है कि भाई 25 को बारात जाना है, तय है, तो आदमी उतना अपना समय निकाल लेता है। लेकिन जब आदमी अपनी मसरूफियत में आपको अंतिम विदाई देने आए तो वो आपका अपना। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हों, वो आपकी तीमारदारी करने आए या आपको देखने आए, तो वो आपका अपना। आपको खून की ज़रूरत हो, वो आगे खड़ा हो जाए, वो आपका अपना। तो मैं वही जानता हूँ कि ऐसे मुख्तसर अगर हम तलाशेंगे ऐसे अपने, तो शायद हमारे इर्द गिर्द 20-25 लोग मिलेंगे। तो इन्हीं 20-25 लोगों के साथ अपनी शादी की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए बारात ले जाने के शौकीन हो, तो अपने जो मेरे जो ज़रूरत पे खड़े रहने वाले हों, हम उन्हीं को लेके जाएं। किसी पे बोझ क्यों बने, किसी के बाप
किसी बाप के ऊपर बोझ क्यों बने, किसी के घर को तबाह क्यों करे, किसी इंसान को कर्जे में क्यों डाले, किसी को शादी क्यों करे। शादी 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 जो मौलाना मिंबर से बोलता है डीजे हराम है, हल्दी हराम है। अभी मैं जल्द की बात बताऊं, हमारे रिश्तेदार में शादी हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा। एक तो सरकार कानून ला रही थी हिजाब को लेकर के, तो लोगों के कलेजे फट गए, सीने से दिल निकल के भाग रहा था। और सलाम कराई एक नई प्रथा आई है, उसमें आदान प्रदान होता है, उसमें 15-18 लड़के, जवान लड़के आते हैं और जो उस घर की नई नवेली बहू आती है उस पर कमेंट पास करते हैं कि आओ भाभी तुमको गोद में बिठा लें। तो ये मौलानाओं के घर में इस तरीके से हो रहा है, लंबी दाढ़ी ऊंची टोपी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए एक चीज बता दें, जज मसला है जो है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही है। आपने कोरोना काल की भी शादी देखी होगी, गवर्नमेंट ने सख्ती इख्तियार कर दिया था, 25 लोग, फिर बाद में 50 हुआ और लोगों ने किया। ये वही लोग थे समाज में जो 250-300 बराती के क्या मतलब हकदार बनते हैं, जो रहनुमाई करते हैं, लेकिन उन्होंने किया। अगर सरकार सख्त हो जाए तो सरकार एक वक्त में खत्म कर सकती है। दूसरी बात मौलाना की बात होगी। देखिए उलमाए कराम, डीजे सुन्नत, कई मौलाना है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, डीजे सुन्नत कह दिए, हल्दी सुन्नत है, मेहंदी सुन्नत है। कहाँ की सुन्नत है भाई? हमने तो नहीं पढ़ा। देखिए वो आपने पढ़ा? देखिए हमने तो नहीं पढ़ा। पहली बात देखिए मसला क्या होता है, जब आदमी घिरता है खुद से तो वो अपने ऊपर वो ब्लेम नहीं लेता है, वो ढकेल देता है दूसरे को ऊपर, तो उनको जैसे चोला पहना दिया जाता है। देखिए धार्मिक गुरु हैं, अगर वो चाह ले तो ये सारी चीजें एक पल में खत्म हो जाएंगी। एक पल में ऐसे खत्म होंगे, जान लीजिए वो उनको निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, वो सीधा कहते हैं आपने बारात लेके आए, आप डीजे लेके आए, आप क्या नाम है दहेज दे रहे हैं, आप दहेज ले रहे हैं, मैं आपकी बेटी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, आपके बेटे का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अभी सारे उलमाए किराम यूनिटी बना लें, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दें और बताएं कि आप अपनी बेटी का हक देंगे, ये शरीयत कहता है। और जनमन और अब कानून भी पारित हो चुका है, कानून भी कहता है, हालांकि दोनों चीज़ें हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तभी मैं आपका निकाह पढ़ाऊंगा। अभी देखिए पल भर में वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप बताइए कौन सा बाप है या कौन सा आदमी है जो बिना निकाह के लड़की को लेके चला जाएगा? कोई है समाज में ऐसा दिख रहा है आपको? लेकिन वो निकाह कभी नहीं पढ़ाएंगे, ये भी है। मतलब वो मोहब्बत और लोगों के अंदर क्या कहते हैं रहम दिली पे नहीं, वो कहाँ नफरत जहाँ फैलानी होगी वहाँ वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। आप फला मसलक के जनाजे में चले गए, आपका नमाज निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। आप फला मसलक के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। आप फला मसलक के घर पे खाना खा रहे हैं, आपका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब नफरत फैलाने के लिए वो सख्त हैं, लेकिन मोहब्बत बांटने के लिए वो सख्त नहीं है। हालांकि यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ मोहब्बत बांटने के लिए सख्त होना चाहिए कि किसी के बाप के ऊपर, किसी यतीम बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज यतीम बच्चों की शादी आपने देखा होगा, जब भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जुमा के दिन जाते होंगे तो कोई ना कोई आदमी खड़ा होकर कहता है भाई मेरी एक यतीम बेटी है, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, शादी करना है, मदद कर दीजिए। आप बताइए यार कि आपका रिश्तेदार है, आप शादी कह रहे हैं कि मेरा फला जगह शादी होगा, मुझे फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगा, और वो आदमी मस्जिद चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है। आप बताइए ना क्या कर रहे हैं? ये जुल्म है। या तो फिर अब बाद में जगह मान लीजिए अगर मसला क्या होता है कि आदमी 50-60 किलोमीटर दूर जाता है मांगने की, राज ना खुले लेकिन मांगने जाता है, तो भाई बेहतर है कि आप अपने रिश्तेदार को भी जलील करवा रहे हैं और आप खुद जलील हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी उलमाए किराम थोड़ा सख्ती ले ले तो बहुत हजारों नहीं जो लाखों मौलाना कहते हैं कि मैं कहता हूँ, मैं कितना कहूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। तो वही तो मसला है, कहता हूँ और अमली जामा पहनाने में दोनों में फर्क है। उलमा किराम ने कहा फला मसलक में नमाज नहीं पढ़ना है, लोगों ने माना नहीं माना, यस या नो में जवाब दीजिए। माना कई मस्जिद पे तो लिखा गया है का आना जो है, ठीक है। उलमा ने कहा फला के यहाँ निकाह नहीं करनी है, फला के मसलक में अपनी बेटी नहीं देनी है, लोगों ने माना नहीं माना। लेकिन शोएब भाई बड़े लोग नहीं करते ना, नहीं बड़े लोग नहीं करते हैं ये सारी चीजें अमल में छोटे लोग ला रहे हैं। तो छोटे लोग तो कौन ला रहे हैं, लेकिन मौलाना ने कहा अगर वही मौलाना कह दे छोटे लोगों से निकाह नहीं पढ़ूंगा, अगर दहेज 1 भी रुपया दिया, 1 भी बारात लेके निकाह नहीं पढ़ूंगा, फिर देखिए वही लोग डर जाएंगे क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। वो तो अपना जनाजा खुद नहीं पढ़ा लेंगे,
अपना निकाह स्वयं नहीं पढ़ा लेंगे, तो अभी उलमाए कराम सख्त हो जाए। देखिए कई जिलों में ऐसा हुआ है, उलमाए कराम ने आपस में जो अलग अलग मसलक के उलमाए कराम बैठे हैं, बातचीत किया है, और आज वहाँ सबसे सस्ती शादी हो रही है। वहाँ अमीर की शादी आप देखेंगे नहीं बता पाएंगे, गरीब की देखेंगे नहीं बता पाएंगे, गरीब की कौन सी है, अमीर की कौन सी है। सब पे वही पाबंदी कि आपको शरबत पिलाना है रूअफ़ज़ा का, और निकाह करना है, लेके चले आना है मस्जिद से। असर के बाद असर नमाज पढ़ी है, असर के बाद निकाह होता है, मगरिब बाद लड़की विदा करिए, चले आइए। ये आसान तरीका है, लेकिन हमने वो सख्ती गलत जगह इस्तेमाल कर दी। शादी आसान करना है, शादी आसान करना है, लेकिन और आसान करेंगे तो कई जगह मजबूती है। मैंने बताया ना कि जो हमारा लाखों रुपया नाजायज शादी पे खर्चा हो रहा है, वो हमारा बच्चा बिजनेस कर लेगा जो बम्बई पीयूपी का काम शोएब से करेगा। कैसे शादी करेंगे? देखिए मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है 2 लड़कों की शादी हुई थी, और हम लोगों ने लड़कियों का जो भी सपोर्टिव था वो किया है। स्वयं मैं बारात नहीं गया हूँ, मैं अपने भाई के, मैं अपने मामू के बारात में नहीं गया हूँ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे घर में शादी कैसे होती है। मतलब शोएब भी जो है सुन्नत रसूल। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर होगी तो उसी तरीके से पूरा उसी खेमे पे होगा, वही सिस्टम होगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं। बाकी देखिए सुन्नत रसूल में सुकून भी है, और कल्ब भी रोशन होता है, और एक बरकत भी मिलेगी। और बाकी हम मान लीजिए हल्दी में अपने बहनों को नचवा ले अपने घर में। हल्दी को एक और लफ्ज़ मैं कहता हूँ बहुत ख़ास तौर पे, घरेलू लौड़ियाबाजी होती है। इसमें खाला के लड़के होते हैं, खाला की बेटी होती है, चाचा के लड़के होते हैं, चाचा की बेटी होती है। तो आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि कजन में लोग संबंध बनाते हैं, तो एक तरीके से घरेलू लौड़ियाबाजी है। तो अब इस तरीके से जब हम शुरुआत रिश्ते की करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं होगी तो उस पर लानत तो बरसनी ही है बाबा, उस पर लानत बरसने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, हल्दी का जब समय आता है शोएब भाई, पूरा घर एकदम पीला पीला, ऐसा लगता है कि बस अब सब पीला ही पीला हो गया। आपने सिर्फ पीला पीला देखा है ना, मैंने कई लोगों के, मेरे खैर रिश्तेदारियों में तो होती नहीं है, मैंने कई लोगों के स्टेटस स्टोरी वगैरह देखी है, उसमें खाला की लड़की को खाला का लड़का या चाचा का लड़का मेहंदी वो हल्दी लगा रहा है। अब आप बताइए, वो तो भाई अगर हम अपने बहन को टच करते तो हो सकता है कि हमारा जहन अलग हो, लेकिन हम कजन को टच करेंगे तो जहन अलग तो नहीं हो सकता है। दिमाग तो शैतान का घर है। और हो सकता है कि शुरुआत बहुत से लोगों की कई रिश्तों की शुरुआत, कई दोस्तों ने भी कहा है कि हमारे रिश्तों की शुरुआत हल्दी पे मुलाकात पे हुई थी, तो उनके रिश्ते वहाँ से शुरू हुए। तो ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ दुरुस्त भी नहीं है, और एक शब्द में बस वही घरेलू लौड़ियाबाजी, हल्दी का रस्म है। अरे सलाम कराई, वर्ड तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हालांकि ये ये प्रथा बना दिया गया है, और धीरे धीरे वो प्रथा कुछ लोगों को सुन्नत लगने लगती है। अब देखिए जाहिल, आज के नस्ल के जो जाहिल लोग हैं, किसी चीज़ को प्रथा बनाते हैं, आने वाली 2-4 नस्लों के बाद वो सुन्नत बन जाएगा। और जैसे लोग सलाम करने जाते हैं तो जानते हो 8-10 लौड़े जो आखिरी में आते हैं ना, उनका मकसद सिर्फ यही होता है अभी चलेंगे अंदर, वहीं हो गए धमेड़ी, तो उनके पास स्प्रे होता है और कोई चीज़, कई आइटम्स होते हैं जो हमला करते हैं, उससे वो फिर वो औरतों तक घुस जाते हैं। उसमें जवान लड़के, फिर जवान लड़कियों का पूरा खेमा दूल्हे को घेरा रहता है, घेरे में लिए रहता है। फिर इधर से 2 कुछ बातें मजाक वाली, उधर से 2 बातें कुछ मजाक वाली, वहीं लड़की का भाई भी खड़ा है, वो भी सुन रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसके माँ बहन के साथ हो रहा है, उसको बढ़िया लग रहा है। तो हमने बताया ना, समाज में अश्लीलता की जगह बहुत हो गई गुरु, और इस अश्लीलता ने इतना जगह ले लिया है कि अब भाई के सामने उसके बहन से मजाक किया जा रहा है, या किसी पति के सामने उसकी बीवी से मजाक किया जा रहा है, और वो विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। मैं मुंबई में था, जब कंपनी में जॉब कर रहा था, तो एक हमारे साथी थे, मराठी थे, एक यूपी का लड़का था, उसने मजाक कर लिया था उनकी बीवी को लेकर उनसे। भाई साहब, हम लोग साथ में उठने बैठने वाले, इतना गहरा ताल्लुकात, लेकिन बंदे ने जो चाटा मारा था, उसकी गूंजे आज भी मेरे कानों में दिखाई। हमने कहा जावेद भाई क्यों मार दे? बाद में मैंने पूछा उनसे, तो कहा सोहेब भाई हम बीवियों के प्रति मजाक नहीं बर्दाश्त करते। किसको मारा था? यूपी का वो लड़का था, वो भी हम लोग साथ में जॉब कर रहे थे। कहा हम बीवियों के प्रति मजाक नहीं बर्दाश्त करते, हमारी बीवी हमारे घर की इज्जत है, आप हमसे मजाक करो, हमें गाली दो, सुन लेंगे। उसने सिर्फ कहा कि भाभी तो बहुत टाइट हैं, बस इतना था, ये लफ्ज यही था, भाभी बहुत टाइट हैं। उसके बाद उसने अपने घर पे उसकी एंट्री बंद कर दी भाई। और सदा इस्लाम में भी कहा गया कि बीवी के लिए देवर मौत है। तो आजकल बहुत सारे आपको संबंध भी दिखाई देंगे, जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आजकल भाभियाँ अपने देवरों के साथ संबंध में रहती हैं।
और हमारे यहाँ देवर को कहा जाता है जा भाभी लेके चला जाओ तो हॉस्पिटल। कब तक बचेगा आदमी भाई, जब उस हरदम आप उसको फिर भी कोई की तरह उसको चिपका दिए हैं कि ट्रैवलिंग तुमको कराना है, लेके जाना है, आज बचेगा कल नफ्स पे काबू करेगा, परसों करेगा, अंत में किसी ना किसी दिन तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ गिर ही जाएगी। हाँ बिकट तो गिरनी तय हो जाएगी ना। मजाक से देखिए, मजाक हो गया, पहले लोग मुंह से मजाक करते हैं, फिर हाथ पहुंचता है जिस्म तक, फिर कुछ प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ पहुंच जाता है, मजाक में भाई गलती से लग गया। अब वहां जब विरोध सामने वाले ने नहीं दर्ज किया तो फिर वो धीरे धीरे बहुत आगे तक मामला पहुंच जाता है। तो इसलिए मजाक का जो सीमा है ये क्लोज करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। ना तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं आए दिन अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से भाभीियों के रिश्ते अपने देवर के साथ, फिर अपने हस्बैंड का हत्या भी की है, अभी कुछ नए मामले भी आए हैं। तो ये वजह यही है ना, हमने छोड़ दिया अश्लीलता, बता दीजिए कि अश्लीलता को हमने छोड़ दिया, एकदम आज़ाद कर दिया। ठीक है मजाक करो, कोई मसला नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे, सुनते रहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में हमने नहीं देखा है, मराठियों में नहीं देखा है। मराठी आज भी जो है वो बीवियों को सम्मान देते हैं। हम आपको बता दें, हम जानते हैं एक बंदा था कुप्पी दादा करके, उसके गाड़ी का नंबर ऑथेंटिक था, 2 नंबर लिखा था। तो मैंने कहा दादा ये मेरी ताल्लुकात था, मैं काम, मेरे मामू काम करा रहे थे, तो साइड पे मैं कभी भी विजिट करता था। तो वो हिंदी अपना सही करने के लिए मुझसे बात करता था काफ़ी टाइम तक बैठा के। तो मैंने कहा दादा ये बताइए 2 नंबर आपके फार्चूनर पे, आपके पूरी गाड़ियों पे 2-2 नंबर। तो कहा साले लोग कहते थे कि कुप्पी दादा 2 नंबर करके पैसा कमा रहा है। मैंने लिखा दिया, आप जिसको कहना हो 2 नंबर कहो। उसके पास 8 बीवियाँ थी। कितनी? 8 बीवियाँ। लेकिन जो बीवी उसके माँ बाप ने शादी कराया था, चाबी घर की उसके हाथ में थी। आप समझिए, माँ बाप ने जिस शादी को, जो पहली बीवी है, तो कहा मेरी पहली बीवी है, बाकी ये सब बाद में। और हालांकि 8 बीवी के लिए उसने अलग अलग पूरा एकदम अपार्टमेंट बना रखा था, अलग अलग घर था। तो ये चीज़ें हैं। तो वो मान सम्मान अपनी पत्नियों को बहुत अच्छा देते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। अब लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ तो दोस्त उनकी बीवी से मजाक कर रहा है और वो हंस रहे हैं हा करके, मतलब गैरत मर चुकी है एक अल्फाज में। जूता छुपाई एक रस्म है। जूता छिपाई ये रस्म नहीं है भाई। आपने हड्डी देखा है? हड्डी, और हड्डी जब आप फेंक दीजिए 4 कुत्ते हों तो हड्डी पे कैसे लपकते हैं। जब जूता लेके जाते तो कहीं कई जगह ये भी मैंने देखा कि लड़की का हाथ भी पकड़ लिया जाता जूता। हालांकि वो रस्म है, वो शांति से भी ले जा सकती है, लेकिन लड़के जो साथ में जो लेके जाते हैं अंदर वो पकड़ लेते हैं। या इस तरीके से कुछ लोग क्या होता है एक्सप्रेशन अपना बताते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ कितना चाहिए? 51,000 या ले 31,000। वो एक भाव बनाते हैं। और औरतों में आप एक रिसर्च जब आप पढ़ेंगे, रिसर्च का जो बहुत सारे अलग अलग रिसर्च हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, औरतों में पैसे का असर, रुतबे का असर, पद का असर बहुत तेज होता है। और आजकल तो क्या है कि इंस्टाग्राम की आईडी आदान प्रदान भी उन्हीं रस्मों के बेस पे हो जाती है। लोग आस पास क्या करते हैं कि रस्म के दौरान आईडी बता दीजिए, फला आईडी है, सर्च किया, फॉलो बैक किया, हो गया। हाँ, वो पेपर पे लिख के हो गया। फिर या हमारे यहाँ की एक और बीमारी प्रचलन में चल रही बहुत तेज से, स्नैप तो प्राइवेसी नाम की चीज खत्म कर दिया। आदमी चाय पी रहा उसका भी स्नैप डाल दिया, कहीं बैठा उसका भी स्नैप डाल दिया। हालांकि उस पर एक लोकेशन भी होता है कि सामने वाला बंदा है कहाँ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी स्नैप की वजह से कई जुर्म होंगे, चाहे वो बलात्कार संबंधित हों या रेप संबंधित हों या बलात्कार संबंधित हों या हत्याएं हों या कोई भी चीज़ हो, किसी की मुखबिरी हो, या ये देखा जाए मान लीजिए मैं मिलने गया हूँ किसी लड़की से, मान लीजिए, या किसी पत्नी से, किसी दोस्त के बीवी से मिलने गया हूँ, तो मैं देखूंगा कि दोस्त कहाँ, अच्छा यहाँ पे भी है, तो हम मिलके भी आ जाएंगे, उसको उसी लोकेशन पे ट्रेस करते हुए रहेंगे, आसानी से उसमें ट्रेस होता है। तो स्नैपचैट हो गया और ये इंस्टाग्राम हो गया। अगर आज के दौर में जो हमारी माँ बहनें चलाती हैं, उनके परिवार से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी समय समय पर अपने बच्चों की इन दोनों आइडियो को चेक करते रहें, वो किसके साथ रिलेशन में है या किससे बात कर रही हैं। क्योंकि इन 2 प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर भेड़िए आते हैं और भेड़ियों का मकसद यही होता है शिकार करना, और वो लड़कियों का शिकार करने के लिए स्पेशली इन 2 प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जिन्हें लिखने का शौक होता है वो फेसबुक पे लिखते हैं, जिन्हें बोलने का शौक होता है यूट्यूब पे बोलते हैं, और जिन्हें कुछ करने का हुनर होता है तो वो अपनी सामाजिक काम को या किसी और चीज़ को वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक चैनल बनाकर वो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कम एज वाली लड़के और लड़कियाँ हैं उनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बहुत सी लड़कियां इसी वजह से इस आईडी को चलाती हैं
कि शायद उन्हें कोई यहाँ मिलेगा और उनकी जो चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, वो मोहल्ले में नहीं फैलेंगी, समाज में नहीं फैलेंगी, उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहेगी। धीरे धीरे ये दोनों प्लेटफॉर्म बेडरूम का रूप ले लेते हैं और फिर अंत में ये देखने को मिलता है कि वो लड़का जो इंस्टाग्राम पे था, स्नैपचैट पे था, वो फिर इनबॉक्स में आकर व्हाट्सएप के गिरता है। और आज के वक्त में फ़ोन की अगर नॉलेज माँ बाप को नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आप बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। और बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि भैया हम फ़ोन चलाना नहीं जानते। अगर आप फ़ोन चलाना नहीं जानते तो आपकी बेटी, आपके बच्चे आपसे बहुत सेफ है, आप वो कुछ भी कांड करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ़ोन चलाना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में वीडियो कॉलिंग, न्यूड वीडियो कॉलिंग, मैं साफ कहता हूँ, इंग्लिश छोड़िए मैं हिंदी में कहता हूँ, नंगी वीडियो कॉलिंग जो बाथरूम या बेडरूम में होती है वो बहुत आसानी से इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस पे भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एक शब्द में करें कि मुझे फ़ोन नहीं चलाना आ रहा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, आपको आनी चाहिए। आज का समय उल्टा चल रहा है, डिजिटल समय है। और दूसरी बात, आज के समय में आपने देखा कि जो लड़कियां हाई स्कूल 9, 8, 7 में पढ़ रही हैं, वो भी, उनके भी बॉयफ्रेंड हैं। ये हैरानी वाली बात है। मैं बता दूं, मैं लोकल बेस पर मैं जानता हूँ, कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो बड़ी गोल्ड दबा के खींचती हैं और घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी पर्दे में है, तो बड़ी गोल्ड पहुँचती कैसे है, सवाल ये खड़ा होता है। बड़ी गोल्ड यानी सिगरेट, बड़ी गोल्ड यानी मतलब सिगरेट। और कई ऐसी है जो ड्रिंकिंग भी करती हैं। अब बताइए कि अगर आप जाएंगे लेने, लड़का जो पीता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इधर दुकान पे खड़ा होकर ले ले, लड़की को कैसे पहुंचता है, सवाल खड़े होते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। शोएब भाई जी, अब उस बेटी की बात करेंगे जिसकी शादी होती है, वो तो पर्दे में रहती है, आमतौर से कह लिया जाए वो दुल्हन बनी बैठी रहती है, उसको इंतजार रहता है कि अब नया परिवार मिलेगा और उसके अंदर एक डर होता है, डर सताया रहता है कि मुझे कैसा परिवार मिलेगा। मेरे बाप आपने जिसको चुना है, जिसको खरीदा है, चुना नहीं जिसको खरीदा है, वो सौदा, वो सामान, वो दूल्हा कैसा है। तो लड़कियों का भी हक है ना पसंद का। देखिए लड़कियों के पसंद का हक शरीयत में पूरी तरीके से दिया गया है। उन्हें निकाह करने से पहले या जिस लड़के को हम लोग दिखाते हैं तो हम दरअसल लड़के से पूछते हैं, उसकी राय लेते हैं कि भैया हमारी बेटी समझ में आई या हमारी बहन समझ में आई। और ये सवाल हम अपनी बेटियों से पूछना भूल जाते हैं कि ये लड़का तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि लड़कियों को गलत लड़के हाथ लग जाते हैं। जैसे होता नहीं कि चाइना का सामान है, इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा, या चाइना का सामान चले तो चांद तक ना चले तो रात तक। तो वही चीज़ होता है कि रात तक भी नहीं चल पाता है। तो बहुत सारे होता है कि अभी मैं मामला बता देता हूँ कि लड़की की शादी लगा दी गई थी और लड़की को लड़का पसंद नहीं था। ठीक है, तो लड़का जब नहीं पसंद था तो ये चीज़ें फैमिली को ऑलरेडी उसने बता दिया। तो फैमिली क्या होता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए कहाँ रिश्ता ढूंढने जाऊँगा, इतने रिश्ते आए, तुमको मना कर दिया गया, इसने हाँ बोला इसलिए। तो बाद में पता चला कि वो लड़का ड्रिंकिंग करता है। तो अब बाद में घर वाले कह रहे हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई। हालांकि तो ये चीज़ें हमें 2-3 चीज़ें इस वक्त अगर कोई परिवार रिश्ता ढूंढ रहा है तो उसे 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करनी पड़ेगी। एक कि लड़का टेबलेट बाज तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी आजकल टेबलेट का इस्तेमाल कर रही है। और ड्रिंकिंग में खास करके वो सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है उसे लोग पीते हैं। फैशन में वेट गेन करने के लिए एक फैशन में कि भाई मैं फैशन में पहुंचा, बार में पहुंचा, पब में पहुंचा, लिया, मारना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें आदमी को साफ तरीके से नहीं दिखाई देती है, ना लोगों को आइडिया होता है कि ये चीज़ है। दूसरी ड्रिंक जो होती है वो कर लेता आदमी तो धोते रहता है, तो ऐसे ऐसे लड़खड़ा के चलता है तो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन इसमें लड़खाने वाला मामला तो होता नहीं, खा लिया टेबलेट उसको भी नहीं पता। तो ये चीज़ों को गहन रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनकी बेटियों का जब रिश्ता हद से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो जो रिश्ता उनके सामने आता है हाँ बोल देते, फिर उसके बारे में वेरिफिकेशन नहीं करते, पता नहीं करते। और बेटियों का जहाँ तक रिश्ते में अधिकार का मामला है तो बिना बेटियों के हाँ के शादी नहीं हो सकती। आपने देखा भी होगा कि निकाह के पेपर पर बेटियों से सिग्नेचर कराए जाते हैं। अगर वो सिग्नेचर दबाव से, प्रेशर से, इमोशनल ब्लैकमेल से करवाए जाएंगे तो आने वाले समय में आखिरत में इसका भी जवाब उस माँ बाप को देना पड़ेगा। शोएब भाई जी, नींद की गोली
आमतौर से सरकार ने बैन कर रखा है। जो मरीज होते हैं डॉक्टर के रेफरेंस पे मेडिकल स्टोर पे वो दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि इस समय का जो माहौल है, आमतौर पे कोई भी पहुंचता है इशारे में, मतलब कोड होता है, साहब समझ गए, साहब ने दे दिया। मसला ये है कि साहब कोड नहीं होता है, साहब का वो रेगुलर कस्टमर होता है। और नींद की गोलियों का इस्तेमाल आप किस तरीके से जानते हैं, आप हमें बताइए पहले। मैं तो जहां तक जानता हूँ नींद की गोली का इस्तेमाल मेरे हिसाब से डॉक्टर के कहने पे जो है नींद की गोली दी जाती है ताकि मरीज को नींद आ जाए और जो बीमारी से वो ग्रसित है, परेशान है, उसमें उसको रिलीफ मिले। आप किस नजरिए से देखते हैं नींद की गोली? और कौन से तरीके से आप जानते हैं कि यंगस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग वो सारी चीजों में नहीं जाते। देखिए, यंगस्टर नींद की गोली का एक ही हो गया कि ये बनाई इसलिए गई थी कि जो लोग बीपी के हाई बीपी के मरीज हैं या जो बहुत टेंशन लेते हैं, लोड लेते हैं, तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक या पैरालाइज ना हो, इसलिए डॉक्टर रेफर करता है कि ताकि ये आराम से खा के सुकून से सो जाए। ये ज़्यादा नहीं सोचे, अगर जगेगा तो रात में आदमी तन्हा होता, अकेला होता तो बहुत कुछ सोच दे जाता है, तो इसके लिए बनाई गई थी और दवा इसीलिए लिखी जाती है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे डॉक्टर, बिना डिग्री वाले डॉक्टर जो बैठे हैं, वो धड़ल्ले से इस दवा को बेचते हैं, क्योंकि उनकी मेन अर्निंग जो है इन्हीं दवाइयों से होती है। इस दवाई का एक तरीका तो ये इस्तेमाल का हो गया जो जेन्युइन है, दूसरा तरीका ये होता है कि लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा तरीका बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये है कि जो लड़के, हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ होटल्स नहीं है, ओयो नहीं है, मतलब कपल्स होटल्स नहीं है कि कपल जा सके, तो वो क्या करते हैं, ठंडक का महीना, ठंडक में तो आप जानते होंगे 7-8 बजे लोग सो जाते हैं, तो वो दिन में उस दवा को किसी बच्चे के माध्यम से या किसी परिवार के माध्यम से या कहीं जगह बता दिया, वहाँ रख दिया, फिर लड़की वो दवा को उठा के खाने में मिला देती है, फैमिली खा के सो जाती है, फिर रात में लड़का 12 बजे एंट्री करता है, 3-4 बजे निकलता है। मतलब खुद की बेटी, खुद की बहन, खुद ही के घर में अपनी इज्जत नोचवा रही है किसी मर्द से, और हम ही को खबर नहीं है। एक ये है, आपके यहाँ ट्रेंड में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तगड़ा ट्रेंड में ये मामला चल रहा है। अब सवाल ये होता, बचेंगे कैसे इससे? बनता सवाल ना, कैसे बचा जाएगा इससे? तो बचने का सवाल ये कि हमारे यहाँ दस्तरखान क्या होता कि घर में कोई 7 बजे खाना खाया, कोई 9 बजे खाया, कोई 10 बजे खाया, कोई 12 बजे खाया। हालांकि एक ही साथ खाना खाएं, अगर घर में कोई बेटी खाना खाने से अगर बालिग है या नाबालिग है, 14, 15, 16 साल के बीच की, मना कर रही है या बीमार होने का नाटक कर रही है, तो हमें ऐसे कंडीशन में घर के किसी परिवार को बिना बताए उसे भी खाना नहीं खाना चाहिए, और पूरी रात जगकर ये निगरानी करनी चाहिए, ये फील करना चाहिए कि कहीं ऐसा मेरे घर में तो मामला नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सुकून से फिर वो आगे चल के सोता रहे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले तो नशा टेबलेट लड़के खाते थे, अब इस तरीके से परिवार को खिलाया जाता है, और बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे मामले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मसला ये कि आदमी सामने वाले के परिवार से कहने भी जाए तो कहेगा हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। तो इसलिए मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहूँगा, हमें इस समय में सतर्क होना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में हमारा घर ही वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मोहल्ले के लोग अक्सर के जागते, गर्मियों में कम होता है क्योंकि गर्मी में लोग लाइट नहीं है या वैसे जागते हैं, छत पे घूमते हैं, लेकिन ठंडक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जो नींद की गोली खाता है वो तो कई बीमारियों से ग्रसित होता है। अगर किसी ने लगातार खाई, मान लीजिए किसी ने बीमारी की वजह से खाई, एक दिन या महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, तो चलो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लगातार नींद की गोली खा रहे, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई वो भी कहीं ना किसी बीमारी से ग्रसित होगा। नहीं तो वो तो खैर नशेड़ी होते हैं और वो उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन जो परिवार में जो लड़कियां अपने परिवार के सदस्य को खाने में मिला के खिलाती हैं, तो इसमें जब कभी कभी कुछ मामले, अभी एक मामला कुछ और आया था, देखो मुझे याद नहीं, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें किसी की जान चली गई, तो ओवरडोज हो गया था नींद का गोली। तो अगर इसमें ओवरडोज, मान लीजिए घर में बच्चे हैं छोटे, ओवरडोज हो जाएगा तो जान चली जाएगी। लेकिन लड़कियां कहते हैं ना, जब प्यार में अंधी होती है तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि वो कर क्या रही हैं और हो क्या रहा है। शायद तुम्हारा घर नींद की गोली से सोया होगा, लेकिन मोहल्ले के लोग नहीं सोते हैं। बहुत से लोग जग के रात में देख भी लेते हैं कोई लड़का अंदर घुसा है और निकल कब गया है और कब निकल रहा है।
तो इस पे भी सतर्क होना चाहिए। और दूसरी बात, जब उस परिवार को धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और लगातार खाता रहता, तो शायद उसे उस दवा की लत भी हो जाती होगी, जो बाद में उसे बहुत परेशान करती होगी, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं कि उसे क्या खिलाया जा रहा है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता मालिक है, लेकिन जनता के साथ ही छल हो रहा है। और एक चलन चल रहा है कि युवा नेता कह करके एक नवयुवक की जिंदगी खराब होती है, और वो जो है अपना आधे से ज्यादा वक्त, अपनी आधे से ज्यादा उम्र जो है युवा नेता कहलवाने में खत्म कर देता है। राजनीति किस नजरिए से देखते हैं और युवा नेता को क्या संदेश देंगे आप? सवाल आपका बहुत ही तगड़ा है और मुनासिब सवाल है। एक समय में मैं भी राजनीति से बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और बाकी वो युवा जो देख रहे होंगे, जो अपने आप को युवा नेता समझ रहे हैं, शायद उन्हें भी मेरी जवाब में अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ नज़र आने लगें। मैं राजनीति में एक लंबे समय तक था और लोगों के लिए ग्राउंड पे भी काम किया, महीनों तक काम किया, चुनावी प्रचार किया, अलग अलग दल से ऑफ़र आते रहे। अभी 2022 चुनाव में हमें एक योजन जिला अध्यक्ष का भी पद ऑफ़र किया गया था। एक फ्री का जो मजदूर होता है वो युवा नेता होता है। अगर आप कहीं मजदूरी करने जाएंगे तो आपको उसकी कीमत मिलेगी, नहीं सैलरी मिलेगी, 10,000 20,000 रुपये महीने मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ आपको मजदूर समझा जाता है। बस महज आपके लिए शायद हो सकता है कि आपका जो सीनियर नेता हो वो आपको एक सदरी दिलवा दे, 2 कुर्ते दिलवा दे, और वही सदरी कुर्ता आप पहन कर अपने आप को युवा नेता महसूस करते फिरें। और जितना तेज़ आप नारा लगाएंगे वो यही बताएगा आपको कि जितना तेज़ आपका आवाज़ होगा महफिल में गूंजेगा, उतने मजबूत आप युवा नेता कहलाएंगे। और युवा धीरे धीरे करके उसे एक सपना दिखा दिया जाता है कि हम आ रहे हैं सत्ता में, उसके बाद तुम फला जगह का ठेका करना, ये गांव तुम्हारे अंदर हो जाएगा। लेकिन जब वो जीत जाता है, नेता जब विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो वो युवा नेता जब फ़ोन करता तो कहता मैं बाहर हूँ, मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगा, या आइए फला दिन को। वो आता, घर पे भी आता, चुपके से निकल जाता है। और युवा नेता इस आस में रहता है कि फला गांव जो विधायक जी या सांसद जी हमको गिना के गए थे, उससे हमें ठेका मिलेगा। लेकिन अंत में पता चलता है कि उनके कोई रिश्तेदार उस गांव में रहते हैं, वो ठेका कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ें हैं, उनके बिरादरी का कोई है वो ठेका कर रहा है। जिस क्षेत्र में आप बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ भी 2 ही 3 बिरादरियाँ राजनीति कर रही हैं। जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं वहाँ भी 2-3 बिरादरियाँ राजनीति कर रही हैं। अभी आप उन बिरादरी के खिलाफ खड़े हो जाइए चुनाव में, फिर देखिए कि आपके बाप दादा सदियों से उनका समर्थन करते चले आए हैं, फिर वही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। अगर राजनीति की बात होती, इक्वालिटी की बात होती, समानता और बराबरी की बात होती है, तो फिर ये बराबरी इस तरीके से होनी चाहिए कि समाज का हर पद आप नहीं लेंगे। अगर आप विधायक के पद पे हैं तो आपके समुदाय के लोग जिला पंचायत का सारा क्षेत्र छोड़ देंगे, सारा क्षेत्र आपका या तो नगर पंचायत का छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो आपसे प्रचार करवाएंगे, आपको अपना बढ़िया बताएंगे, आप बोलते अच्छा हैं, आप मेहनती हैं, आप यंगस्टर हैं, आपका खून में जोश है। लेकिन जब आप चुनाव के किसी छोटे से मैदान में कूदेंगे तो यही लोग विरोध करेंगे, अपने समुदाय में ये बताएंगे कि अब हम लोग फला जाति के लोगों को वोट करेंगे। तो जिस भी युवा को ये भ्रम हो कि वो फला नेता का बहुत करीबी है, तो वो इस भ्रम को खत्म कर सकता है। किसी भी चुनाव में उतर के देख ले उसकी बिरादरी वालों के सामने, फिर पता चलेगा कि वो तुम्हारे मंच पे तुम्हारा नेता तो नहीं आएगा जिसके लिए तुमने महीनों लगाया, लेकिन वो अपने बिरादर के मंच पे वो आपको जरूर मिलेगा, और वो आपके खिलाफ बोलता हुआ मिलेगा, जिसका आप जिंदाबाद नारा लगा रहे थे, या जिसकी आप प्रशंसा कर रहे थे, जिसे आप ईमानदार बना रहे थे, या जिसके खिलाफ आपने एक हवा समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का खड़ा किया था। वो इंसान आप ही के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आप ही को बुरा बताएगा। फिर वो ये कहेगा कि मैंने उसको इतना रुपया देता था तब वो मेरा प्रचार करता था, भले ही वो आपने 1 रुपया उससे ना लिया हो। तो ये चीज़ें हैं, राजनीति में युवा इसी तरीके से ठगा जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस युवा को अपनी राजनीतिक जीवन बदलनी हो या अपनी राजनीतिक संघर्ष करना हो, तो वो फिर उतर जाए मैदान में, फिर वो देख ले कि उनके कितने बड़े हमदर्द है, कौन सा विधायक उनके साथ खड़ा होता है, कौन सा जिला पंचायत उनके साथ खड़ा होता है। देखिए, जब आपसे किसी को कुछ लेना होता है तो वो आपको बाबू कहता है, लेकिन जब आप उसके सामने नेता बनेंगे तब वो आपको दलाल कहेगा, आपको छोटी जाति का कहेगा, आपको बताएगा कि आपकी हैसियत उसके सामने 0 है। ये चीज़ें हैं।
मतलब युवा नेता नहीं, दलाल कह लीजिए तो ठीक रहेगा, दलाल भी कह सकते हैं। दूसरी चीज मासूम ठगा हुआ, मेन चीज दलाल नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी का उसका गलत फायदा उठाया जाता है, वो ऊंचे सपने दिखाकर उसे लूटा जाता है, उसकी मासूमियत को टारगेट किया जाता है, उसे सपने दिखाकर फिर उसी सपनों को तोड़ा जाता है। फिर वो ठेकेदारी के रास्तों में वो बड़े बड़े रिश्तेदार उनके अपने आ जाते हैं, लेकिन शायद वो युवा नेता उस कहानी को नहीं समझता। जिस दिन उस कहानी को समझ जाएगा, उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने गलत तरीके से अपना जीवन जीने का प्रयास किया था, उसने अपने जीवन के सबसे गोल्डन समय को सबसे बेकार लोगों के साथ गुजार दिया, उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। इसीलिए मैं हमारी जो बेहतर समझो के अंडर एक चैनल बना है समझो सीरीज, उस पर हम पहला पार्ट राजनीति ही लेके आए हैं, ताकि पहला सीरीज है राजनीति, उसका पहला एपिसोड लोड भी कर दिया गया है। आप देखिए, मैं कहता हूँ युवा नेताओं को देखनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि नेता उनके साथ कैसे छल करते हैं और कैसे उनकी जिंदगी को तबाह की जाती है, तो उन्हें बहुत सारी सबक मिलती हैं। बाकी आपका कोई और क्रॉस क्वेश्चन हो इस ताल्लुक से तो आप वो भी पूछिए। एक चीज और आती है, नेता मंच पे आते हैं, मंच पे बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, इस गांव को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। मैं सारे नेताओं को नहीं कहता हूँ, नेता तो भाई जैसे हम लोग हैं, दो नेता हैं, मंच पे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, ऐसा लगेगा मौका पाके तो दाग देंगे, लेकिन जब टेबल पे आते हैं तो वही बिरयानी हमारे लिए भी परोसी जाती है, वही आपके लिए भी, और वही कह कहे मार के हंसते हैं। देखिए एक चीज बता दें, नेता कभी भी, देखिए बता दें हम आपको साफ बात, नेता कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कार्यकर्ता जो होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, नेता एक दूसरे के मददगार होते हैं। मान लीजिए कोई विधायक था आपके क्षेत्र में, उसने गबन किया 100%, क्योंकि जब वो नेता मंच पे खड़ा होता है, जब दूसरा जिसको जीतना होता है कहता है फला फला जगह गबन किया, भाई जब तू विधायक बन गया तो उस गबन की पे कार्रवाई करवा दे, उसे जेल भिजवा। लेकिन वो उसको संरक्षण दे रहा है, जब वो सत्ता में आ गया तो उसको संरक्षण देगा। दोनों एक दूसरे को संरक्षण देने का काम, साठ गांठ की राजनीति होती है, धर्म और जात की राजनीति होती है। मसला क्या होता है आपको मैं सिंपल सा बता दूं, जैसे कहा गया कि फला जात धर्म या फला समुदाय के साथ आपको नहीं रहना है, वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको मार खाना चाहते हैं, या वो आपको उनके घर से उनके दुकानों से सामान नहीं लेना है, या वो ऐसे हैं वैसे हैं, जो तमाम शब्द राजनीति में इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो हमारा काम है कि समाज को सही दिशा देना। तो ये सारे शब्द जब इस्तेमाल करने वाले लोग, वही लोग रात में तन्हाई में कमरे में बैठ के आपस में मिलते हैं, भौरी चौका चला लो, ठीक है। तो मतलब क्या कि जनता को दुश्मन बनाना है, मैनिपुलेट करना है, उन्हें बताना है कि ये नेता तुम्हारा दुश्मन है, अपने समुदाय को बताना है, और मैं अपने धर्म को बताऊंगा ये नेता तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन हम दोनों 50-50 बांटेंगे हिस्सा। जहां आपने देखा होगा कि बहुत जगह जहां सत्ता के पार्टी के नेता नहीं जीतते हैं तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, तो वो 50-50 का कर लेते हैं या 60-40 का कर लेते हैं और आसानी से काम करते हैं। तो देखिए नेतागिरी में नेता बस पैसे का मोह माया रखता है, वो आपकी धर्म से तो उससे नहीं फर्क पड़ता, आप उसको पैसा आना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं वो नेता। और एक बात बता देते हैं, मन से जब कहते हैं किसी में नफरत घोलने का बात किया जाता है, किसी को नफरत फैलाने की बात की जाती है, किसी धर्म को गाली देने की बात की जाती है। आप देखे होंगे कि एक दूसरा नेता उसी के घर में जब शादी होता है तो वो सबसे पहले अपना दल और बल लेके पहुंचता है। आपने भाजपा के नेताओं को देखा होगा समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ शादी में जाते हुए, समाजवादी वालों को देखा होगा कांग्रेस वालों के यहाँ जाते हुए, ऐसे सभी के यहाँ। लेकिन जो कार्यकर्ता वो एक दूसरे के यहाँ नहीं जाता है। छोटा कार्यकर्ता गांव लेवल का, जिसको बूथ अध्यक्ष कहते हैं, उसकी दुश्मनी होती है। सबसे ज्यादा मुकदमे युवा नेताओं के ऊपर होते हैं। सबसे ज्यादा देखिए, चारा तो चाहिए ना भाई, जो दूध दूहना अगर आपको है तो पड़वा को सामने तो लाना पड़ेगा, तभी आप दूध दूह सकते हैं। तो वो पड़वा का काम करता है युवा नेता, क्योंकि उनको दूध दूहने का काम, उनको दूध दूहना होता है, तो वो पड़वा का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, एक मिनट यार, तो जैसे गाय होती है, गाय को जब दूध निकालना होता है, भैंस से दूध निकालना होता है, तो उसमें पड़वा को सामने लाना पड़ता है। तो युवा नेता पड़वा का काम करता है और सबसे ज़्यादा ठगा वही जाता है, सबसे ज़्यादा
नारा वही लगाता है, सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर वो पोलिंग बूथ तक वोटिंग का काम कराने का वही है। आप मान के चलिए कि एक क्षेत्र में 630 बूथ है, तो 630 बूथ का बूथ अध्यक्ष होता है। तो बताइए कि इवन तक खुद सोच लेना कि 630 लोगों को विधायक क्यों ठेकेदार बनाएगा भाई? उसे तो बनाना अपने रिश्तेदार को है, जो उसके साथ गाड़ी लगा के चल रहे हैं। और राजनीति में क्या होता है आप जानेंगे कि भाजपा वाले या कोई भी पार्टी वाले, सॉरी, राजनीति में क्या होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो सभी लोग एक दूसरे नेताओं को 50-50 रुपए देते रहते हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अपने आप को सेफ रखता है और जनता को कहता तुम्हें तो इसको वोट देना है, इसे हराना है, इसे जिताना है। ये चीजें होती है, तो जनता छली जाती है और इनका काम है छलना। छलने की वजह से आज लोग इस स्तर तक आ चुके हैं कि एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आए हैं। राजनीति सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अगर राजनीति इंसान को करनी है तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा संसाधन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान सोशल मीडिया से ही ज्ञान बांटा जाता है। सारे पार्टी के अपने आईटी सेल होते हैं और एक जैसे जो आईटी सेल का अध्यक्ष होता है, जैसे उसने पोस्ट किया वही कॉपी पेस्ट सारी जगह। कई जगहों पर देखा जाता है धर्म और जात के नाम पर आग फैलाई जाती है, मुझे इसके पास नहीं जाना है, मुझे उसके पास नहीं जाना है, ये फलाना ऐसे। अभी तो ट्रेंड में चल रहा है हिंदू मुस्लिम, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हिंदू मुस्लिम। जितना हिंदू मुस्लिम करोगे उतना ही मजा आएगा। जबकि जो करवा रहा है, ऊपर जो बैठे हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका इलाज जो है बड़े बड़े अस्पताल में। देखिए, जिसकी राजनीतिक जीवन धर्म पे चलती है तो उसमें विकास के सवाल नहीं होते हैं, उसमें रोजगार के सवाल नहीं होते हैं, उसमें सड़क और अस्पताल के सवाल नहीं होते हैं, उसमें शिक्षा के सवाल नहीं होते हैं। उसमें सवाल होता है तो ये होता है कि हमारी मस्जिद कब बनेगी, हमारा मंदिर कब बनेगा, हमारे धार्मिक स्थल तक जाने वाली सड़क कब बनेगी, हमारे मज़ार तक जाने वाली सड़क कब बनेगी, ये सवाल होते हैं। रही बात नेताओं के लड़वाने की, तो मैं बहुत ही साफ तरीके से हमेशा कहता हूँ, उन लोगों को, जनता को भी कहता हूँ कि जो किसी हिंदू के बहुत बड़े पसधर हों और कोई किसी मुसलमान का बहुत बड़ा पसधर हो, तो उस कौम की सारी बेटियों को जो यतीम हैं, अनाथ हैं, उन्हें उन नेता के पास ले जाकर खड़ा कर दें कि आपकी जिम्मेदारी है, आप हिंदुओं के पसधर हैं, आप मुसलमानों के पसधर हैं, और आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात करते हैं। ये बच्चे यतीम हैं, इनका एडमिशन करा दीजिए, ये बेटी बालिग है, इसकी शादी करवा दीजिए। क्योंकि समुदाय के लिए कट्टर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समुदाय कट्टर हम कहाँ हैं? हम एक दूसरे के खून बहाने में कट्टर हैं। हमें कट्टर ये होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इस कौम के मुसलमानों की कोई बेटी अगर यतीम है, उसकी शादी होने में दिक्कत है, तो मैं उसकी मदद करूं, मेरे लायक जितना हो सके मैं उसकी शादी में इंतजाम कराऊं। यहाँ कट्टर होना चाहिए। हम कट्टर कहाँ हैं? हम कट्टर नफरत बांटने में। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी कट्टर नेता हैं उनके सामने ऐसे लोगों को खड़ा कर दीजिए। अगर वो लोग उन हजारों बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार हों, तब बताइएगा। और मैं एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, जो मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हैं, जो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगते हैं, वो बताइए कि उन्होंने कोई ऐसा शिक्षा संस्थान दिया हो जहां गरीबों के बच्चे मुफ्त पढ़ रहे हों, चाहे उनके जाति के ही पढ़ रहे हों या धर्म के पढ़ रहे हों? बताइए, किसी ने कहीं दिया हो? मैं तो इस इलाके में पूर्वांचल और देवी पाटन मंडल दोनों जगह नहीं देखा। लोगों ने हाँ शिक्षा संस्थान दिया, लेकिन मोटा कमाई भी फीस के तौर पे वो फूल रहे हैं दोनों समुदाय में। हाँ, तो भाई जब तुम हिंदू की बात करो तो हिंदू को शिक्षा में आगे बढ़ाओ ना। मुसलमान की बात करो, मुसलमान को शिक्षा में आगे लेके आओ। कोई मुसलमान बीमार हो तो लाद के उसको लखनऊ पहुंचाओ, उसके पास इलाज का पैसा ना हो, पैसा अपनी जेब से खर्च करो। तो मैं मानूं कि तुम मुसलमान के पक्षधर हो, तो मैं मानूं कि तुम हिंदू के पक्षधर हो। लेकिन उस कौम की, उस धर्म की बेटियों को आप छोड़ देते हो, वो भीख मांग कर अपना शादी करती हैं, और तुम नेता जब मंच पे खड़े होते हो तो कहते हो कि मैं मुसलमानों का पक्षधर हूँ, मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता हूँ। अगर फिर मैं कहता हूँ कि मैं क्यों तस्लीम करूँ तुम्हें नेता? कोई मजबूर बेटी पहुंचती है तो उसका इस्तेमाल भी करते हैं बंद कमरे में। नहीं, ऐसा तो होता है, बहुत ज्यादातर नहीं, इसकी तादाद थोड़ी कमी है। बहुत से बात लीक भी होते, बहुत से नहीं होते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन मसला ये है कि जब धर्म और जाति की राजनीति की जा रही हो, जब कोई कहता कि मैं अपनी जाति का बहुत बड़ा नेता हूँ, जैसे छोटी जाति में या बड़ी जाति में या अलग जातियों में, तो फिर उस जाति का मजलूम, उस जाति का गरीब, उस जाति का यतीम फिर आपका बेटा होना चाहिए। लेकिन आप उसे नहीं कबूल करें, क्योंकि वहाँ आपका नुकसान है गुरु। मसला क्या गुरु? आप वहाँ तस्लीम करेंगे जहाँ आपका फायदा है। धर्म के नाम पे आपको कुर्सी मिलेगी,
क्योंकि बिना धर्म के कुर्सी आपको मिल ही नहीं सकती है। जाति के नाम पे आपको कुर्सी मिलेगी, आपको खून मतलब क्या होता है, सत्ता की जो कुर्सी होती है वो लाशों पे टिकी होती है, और उसके लिए लोग लाश दो देखिए अलग अलग तरीके से लोग नेता बनते हैं। कोई मुसलमानों की लाशों पर राजनीति करता है, कोई हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करता है, तो कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई मंदिरों की करता है, कोई मस्जिदों की करता है, कोई गुरुद्वारे की करता है, जो है जिस हिसाब से लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं की व्यक्तिगत जीवन को आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि उनका बिजनेस पार्टनर जिसे गाली दे रहे हैं उसी धर्म का है, या वो जिसके साथ उठते बैठते हैं, या जहां उनका बड़े लोगों के बीच लेवल जो उनका अपना है लेवल जिसको कहते हैं बीबीआई कल्चर, बीबीआईपी कल्चर, तो उस बीबीआईपी कल्चर में उनके सारे मित्र उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से वो नफरत बांटने की बात करते हैं। तो इसमें ये जानी कि आम आदमी जो होता है वो बेवकूफ़ बन जाता है, और उसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, उसे अपनी सही समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ युवाओं को, अपना सोचिए कि आपका नेता जो बोल रहा है क्या वो अपने जीवन में वो काम कर रहा है। अगर वो अपने जीवन में उस काम को कर रहा हो तो फिर आप उसे फॉलो कर लीजिए। मैंने वही कहा ना कि राजनीति में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम लोगों ने किया है उसे हम उजागर करने का काम करें। हमारी एक सीरीज आ रही है, उसका नाम है ढोंगी रहनुमा। खासकर मुसलमानों का जब चुनाव आता है तो उनके बहुत सारे नेता निकल आते हैं मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने वाले, और बाकी 5 साल मुसलमान पिटता रहता है। इसी तरीके से दूसरे समुदाय में है, तो उस टाइम रहनुमा निकल आते हैं। तो फिर मैं उसमें एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत तगड़ा डायलॉग लिखा है मैंने, कि जो लोग वैश्याओं के कोठे पर नंगे हालत में सोए हुए लोग हैं, अगर वो इस कौम के रहनुमा हो सकते हैं तो फिर इस कौम को उन वैश्याओं को अपनी माँ तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नेपाल के तलछटे से लगे हुए लोग हैं, और हमारे इलाके के और क्षेत्र के, या ये कह लिया जाए कि यहाँ के अधिकतर जो रहनुमा का टैग लगाए लोग घूम रहे हैं, वो ऐसे ही जगहों पे आप छानेंगे, जब खाक छानने का प्रयास करेंगे तो मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। दूसरी बात, बेहतर समझो पर टारगेट करना, तो वैसा हम पर कोई टारगेट नहीं हुआ। हाँ, एक बार हम लोग एक सीरीज लेके आए थे और उस सीरीज का नाम था नगर पंचायत कुकुर बुकवा। तो उसमें एक किरदार था भूमाफिया का, शायद उस किरदार से प्रभावित लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, तो उन्होंने किसी अननोन नंबर से फ़ोन कॉल कराया और ये कहा गया कि सीबीआई ऑफिस से बात कर रहे हैं, शायद 1:30 बज रहे होंगे। मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैं 1:30 बजे उतना सीरियस लिया नहीं, फ़ोन करके आप के सो गया, पता चला। फिर मैंने टीम के सारे सदस्य को नंबर देखा तो सभी पर वो सारे कॉल आए थे उसी नंबर से। तो फिर बाद में हमने दिन में कॉल किया, बताने लगा वो बंदा मैं ये हूँ, और फिर मैंने पूरी तैयारी बना ली थी कि इस बंदे के नाम से मैं एक एप्लीकेशन करूं। और उसके बाद मेरे कुछ जो दोस्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा मैं फ़ाइल तैयार करता हूं कि हैरेसमेंट किया जा रहा है। और फिर बाद में फिर इमरान ने कहा हटाओ छोड़ो या जाने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं शायद रुक गया, हो सकता था कि किसी नेता के जो बहुत बड़े चमचे रहे होंगे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती, क्योंकि किसी सीबीआई ऑफिसर का नाम लेकर, खासकर गूगल से सर्च करके आप पढ़ लिए हों, उसका नाम लेकर आप हमें धमका रहे हों, और जब मैं उनको भेजता कि मुझे धमकाया जा रहा है आपका नाम लेकर, तो जाहिर सी बात है वो आदमी किस लेवल की कार्रवाई करता, उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती। लेकिन बस हम लोगों ने सोचा कि रहने दो यार, कोई बात नहीं। तो यही कह रहा हूँ कि नेताओं के चक्कर में कोई धमकाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करेगा, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं और उनके मुद्दों को हमेशा ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। और आप लोगों ने जो बेवकूफ़ी बनाने का काम किया है आप वो ख़त्म कर दीजिए। अब आप लोग क्या नाम धरातल पर काम करिए लोगों का। जब आप लोग धरातल पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी सीरीज़ में आपकी भी सराहना होगी, और जब आप क्या कहते हैं सीजनी मेढक की तरह निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैं जनता की आवाज़ बनूंगा, उन्हें जागरूक करूंगा, उनके मुद्दों की आवाज़ बनूंगा, उन्हें उठाऊंगा। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखा जा रहा है आज के दौर में लोग एक दूसरे के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं, और जब बात अगर ब्लड डोनेट किया जाए या किसी को खून देना हो तो ऐसे में लोग मीलों दूर भागते हैं। शोएब कमर खान ने 509 यूनिट लगभग जो है ब्लड डोनेट करवाए और उन्हें सम्मान पत्र भी मिला। ये कैसे हुआ, कितना संघर्ष भरा रहा? देखिए, सम्मान पत्र की अगर बात पहले मैं बता दूं कि हम जिस ज़िले से आते हैं यहाँ से हमें कोई भी सम्मान पत्र नहीं मिला है। हमें मिला तो आपके सिद्धार्थनगर में मिला, बिजकोहर में। प्रभात जायसवाल भाई ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था
तो वहाँ सीडीओ और डीएम के द्वारा और एसडीएम सारे लोग मौजूद थे, उनके माध्यम से मिला था। और एक हमें बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मिला है, एक गाज़ीपुर में मिला है, फिर अलवर राजस्थान में मिला है और लखनऊ में मिल चुका है। लेकिन हमें हमारे क्षेत्र से क्यों नहीं मिला, शायद हम लोग कभी उस राजनीति मंच वाले लोगों से उचित दूरी बना कर रखे, कभी उनकी गुलामी नहीं की, अधिकारियों के इर्द गिर्द नाचने का काम नहीं किया और हम अपने काम से समाज के हर दबे कुचले लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मसला ये होगा कि ब्लड डोनेशन साथ ना खड़े होने की बात, देखिए 509 यूनिट तो कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी मेहनत होती है। चाहे वो रात के 12 बजे कॉल आए, 2 बजे कॉल आए या फिर दिन में कभी भी कॉल आए, तो आपको अपनी मसरूफियत को साइड में रखना होता है, फिर सामने वाले की ज़रूरत पर उसकी मदद करनी होती है। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, चाहे वो कॉलेज का रहा हो और चाहे वो स्कूल लाइफ का रहा हो, तो हमारे सारे दोस्त अल्लाह का शुक्र है और बहुत एहसान है कि सारे दोस्त सोशल हैं। वो एक कॉल पे कभी ये नहीं पूछते किसको देना है, भाई फले जगह चले जाओ, ये नंबर है, इस पे संपर्क कर लेना, डोनेशन करके चले आना। कई लड़कों को मैंने फर्स्ट टाइम डोनेशन के लिए लगाया था, आज वो 6, 7, 8 बार दे चुके हैं, मैं स्वयं 9 बार डोनेशन कर चुका हूँ। तो एक सर्कल ये होती है। दूसरी बात, हम जब 50 लोगों को कॉल करते हैं तो शायद उसमें से 5-6 रिस्पांस कर पाते हैं या ज़रूरत पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग काम से जुड़े होते हैं या बहुत सारे साथी डोनेशन कर चुके हुए हैं। तो नए लोगों को तलाशने में बड़ी दिक्कत होती है, नए लोगों को मोटिवेट करने में बहुत दिक्कत होती है और उन दिक्कतों का सामना करते हुए ब्लड डोनेशन कराना आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस लायक समझा और मुझसे ये काम वो ले रहा है और जब तक वो लेगा तब तक मैं ये काम करता रहूँगा और बिना उसके मदद के ये काम मैं कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाले की रजामंदी ना हो तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और एक 26 साल की एज में 509 यूनिट ब्लड डोनेशन कराना, 4-5 लड़कियों की शादी करवाना और 22 से अधिक एक्सीडेंटल पेशेंट को उठाकर यहाँ से लेकर लखनऊ जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना, ये सारे काम मैंने किए। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि थोड़ी सी कभी कभी होता है, लोग पूछते हैं कहाँ सम्मानित हुए, तो बताना पड़ता है। बस मुझे मेरे इलाके से सम्मान नहीं मिला, शायद मैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रखर हूँ, शायद मैं लोगों के जो सामान्य वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब हैं, उनकी आवाज़ बनने का प्रयास करता हूँ। हम अपनी वीडियो के माध्यम से भी उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो शायद यहाँ के वो सारे लोग जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कई जगह हम लोगों को प्रोग्राम में बुलाकर अपमानित भी करने का प्रयास किया गया और उन्होंने पूरी तरीके से किया भी है। तो खैर कोई मसला नहीं, उनका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया कि समाज के लिए करना है, मैं करता रहूँगा। ये मुझे अपने ज़िले से, यहाँ के लोगों से सम्मान की ज़रूरत है नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है मुझे हर जगह से लोगों का बहुत प्यार मिलता है। उसी प्यार के बदौलत हमें एनर्जी मिलती है और जो मेरा विरोध करते हैं, मेरे अच्छे कामों का विरोध करते हैं, वो भी मुझे ताकत देते हैं, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि शायद वो मुझसे बेहतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझसे नफरत करते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि और बेहतर करूँ ताकि वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करें। तो जैसे युवा नेता का तो आपने पूछा, ये छल हो गया उसके साथ। युवा नेता की जो दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, युवा नेता के साथ जो हादसा होता है, अगर मान लीजिए इस थाने में किसी मामले में बैठा दिया गया, कोई पोस्ट किया हो अपनी राजनीतिक पार्टी के समक्ष या उसके पक्ष में, तो फिर वही नेता उन्हें छुड़वाने नहीं पहुंचता है। फिर वो क्या ढूंढता है, थाने का दलाल ढूंढता है कि उसका काम करा दे। अगर न्यायालय पहुंच गया तो वकील ढूंढता है, पैसा भी अपने पॉकेट से खर्च करता है और जमानतदार भी खुद ढूंढता है और सब कुछ वो अपने पॉकेट से करता है। तो ऐसे नेता के पीछे चल के आप क्या हासिल कर रहे हैं? जो नेता आपको छुड़ा ना सके, जो नेता आपके लिए 2-4-10 रुपया खर्च ना कर सके, तो ऐसे नेता का झंडा लेकर युवा जो चलते हैं, ये भी एक बेवकूफ़ी का काम है। और उन्हें अपने इलाके में थोड़ा सा जहन दौड़ाना चाहिए कि उनके नेता ने किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ अभद्रता हुई है, कुछ उनके साथ कुछ जुल्म हुआ है या उन्हें किसी तरीके से फंसाया गया हो, तो वो नेता उनके साथ कितना प्रमुखता से खड़ा रहा। अगर नहीं खड़ा रहा तो आपको भी सतर्क होना चाहिए और आपको उस नेता से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि नेता जब फंसता है तो फिर वो अपने प्यादों को ही चारा बना देता है और जब प्यादे चारे बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्यादों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है, उनका परिवार दर बदर भटकता रहता है, तहसीलों के चक्कर काटता रहता है, थानों के चक्कर काटता रहता है, तब उसकी सुनवाई नहीं होती। तो उन माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि जो अपने बेटे को युवा नेता बनता हुआ देखकर खुश होते हों, तो थोड़ा आप भी समझिए और ख़ुमालिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा किसी राजनीतिक पार्टी का उपयोग हो जाए
और फिर आपकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाए और आप ना चाहते हुए भी आपको अपनी घर, ज़मीन और खेत बाड़ी बेचना पड़े उसको बचाने के लिए। तो ऐसे नेताओं से बचिए, उनसे दूर रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट लेवल चाहिए। और आप अपने लिए जब तक कुछ व्यवसाय नहीं पैदा करते, कोई रोज़गार नहीं करते या जॉब नहीं करते, तब तक आपका परिवार नहीं चलेगा। राजनीति बस किस्मत का खेल होता है। सत्ता अगर आ गई तो उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की ज़िंदगी बदलती है, बाकी सारे कार्यकर्ता वही सड़क छाप रह जाते हैं, बस वही नारा वाले रह जाते हैं, वही कुर्सी वाले और दरी वाले रह जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां नर्क से बदतर हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि आने वाले समय में जब उनका विवाह, शादी विवाह लगना होता है, तब ये कहा जाता है क्या करता है लड़का, तो लड़का कुछ नहीं करता, नेताजी का प्रचार करता है। तो नेताजी के प्रचार से या नेताजी की फॉर्च्यूनर या उनकी लंबी लंबी गाड़ियाँ आपकी नहीं हैं, वो नेताजी की हैं। इसलिए उस गाड़ी पे तो ना आपका शादी होगा, ना नेताजी के लेवल से आपका शादी होगा, क्योंकि आप नेताजी के परिवार से नहीं है। तो इसलिए आप जब तक रोजगार से नहीं जुड़ेंगे, आपकी जब तक खुद की क्वालिटी और क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तब तक लोग अपनी बेटियों को आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम जिस हाथ में दे रहे हैं वो हाथ मजबूत है या नहीं। तो इसलिए युवा सतर्क हो जाए और इतना सतर्क हो जाए कि वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दें। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके नेताजी आपके साथ हैं, तो मैंने अभी इससे पहले कहा कि आप इलेक्शन लड़के देख लीजिए, आपके नेता कितने आपके साथ खड़े होते हैं, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा कि जितने भी युवा जिस क्षेत्र से आते हों, वो एक बार चुनाव का मजाक ही सही करे तो, और जब वो बैनर पोस्टर लगा देंगे तो आप देखिएगा कि वही नेता आपसे दूरी बना लेगा, आपसे उचित दूरी इतना बना के खड़ा हो जाएगा कि वो आपको पहचानेगा नहीं, और वो आपसे अपने दामन को बचाता फिरेगा। फिर आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि आपने अपना गोल्डन समय कहाँ बर्बाद कर दिया। तो इसलिए सतर्क हो जाए, ये जरूरी है। ये थे हमारे साथ शोएब कमर खान। ये बेहतर समझो से हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं। और आपको बता दूं, अब तक का जो रिकॉर्ड है सिद्धार्थनगर का, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करवाने वाले शोएब कमर खान थे, जिन्होंने 509 यूनिट ब्लड जो है डोनेट करवाया। ये सिद्धार्थनगर और बलरामपुर का जो है सबसे अव्वल कह लीजिए, या सबसे आगे, सबसे अलग और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ब्लड डोनेट करवाने वाले शोएब कमर खान थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं 26 साल के एज में मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बस इतना क्वालिफिकेशन याद कर लीजिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, जिसकी भी मेरी ट्रेनिंग 5 दिन की होने वाली है लखनऊ में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को फोकस करके कितना मैंने अपनी लाइफ को बदलने का प्रयास किया। और वही मैं शायद आपसे पहले भी युवा नेता रहा कुछ समय तक, तो मैंने सिर्फ अपना बर्बाद किया है, कर्जे में डूबा था, दोस्तों से कर्जा लेकर नेताजी के पीछे चलता था। फिर बाद में मुझे जब समझ में आया कि भाई ये नुकसानदेह है, तो फिर आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि जहाँ आज मैं, कोई मुझे यूट्यूबर के रूप में जानता है, कोई मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानता है, तो कोई मुझे ब्लड डोनेशन के रूप में जानता है, तो कोई मुझे पत्रकार के रूप में जानता है, और जो बाहर के साथी हमारे वो जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इंडिया से सिर्फ 241 लोग हैं, जिसमें एक आपके सामने बैठा हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शोएब कमर खान भाई को सपोर्ट करें। और अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो शोएब कमर खान भाई से जो है संपर्क जरूर करें। हम पूरा प्रयास करते हैं कि जब भी कोई ब्लड डोनेशन हमारे माध्यम तक आता है और किसी को खून की ज़रूरत होती है, खासकर हम लोग ज़्यादातर उन मरीजों के लिए काम करते हैं जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हो, या जिनको हर महीने खून की कमी हो जाती है, 2 से 3 यूनिट ज़रूरत लगती है, तो उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन जब कोई अदर हमें कॉल करता है कि 4 यूनिट चाहिए, तो भाई 2 यूनिट आपको अपने परिवार से करना होगा। 2 यूनिट मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको करवा के दे दूं। लेकिन अगर 1 यूनिट अगर आपको ब्लड डोनेशन चाहिए, तो भाई फिर आपको 400 बराती वाली कसम आपको खानी पड़ेगी, नहीं लेके जाऊंगा, तब मैं आपको 1 यूनिट करा दूंगा। नहीं तो आप उन्हीं 200-250 बरातियों में से 1 यूनिट खून अपने ले लिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके अपने कौन है, आपके गैर कौन है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि लंबी बारात लेके चले जाते हैं, लेकिन जब खून की ज़रूरत पड़ती है तब उन्हें खून तक नहीं मिलता। इसलिए सुख में वही आपके साथ रहना चाहिए जो आपके दुख में खड़ा हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखेंगे, मुझे उम्मीद है। अमीन फारूकी भाई ने जो अपने मंच के माध्यम से हमें बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से कुछ सीखेंगे। इसके लिए
आप लोग लगातार खुद भी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, और खासकर हमारे युवा साथी जो आज कहीं ना कहीं धक्के मुक्की खाते हैं, लेकिन सत्ता या नेता के पद पे बैठने के बाद भी उन्हें वही हाल होता है, उन्हें धक्का मुक्की ही खाना पड़ता है। इसलिए जय हिंद साथियों, जय भारत।